नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय अभिषेक फुलवारे पे। दोस्तों बात करेंगे केमिस्ट्री के मॉडल पेपर पार्ट सेकंड आरबीएससी के आधा पार्ट जिसका हमने पहले देख लिया था। उसमें छोटे वाले प्रश्न सारे कर लिए थे, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान वाला प्रश्न। आज मैं आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न, वो सारे प्रश्न करा दूंगा लगभग। ठीक है, तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। पहला प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न। उसमें प्रश्न है कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है। तो कच्चे आम को अगर सांद्र लवणीय विलयन में रखेंगे तो वो आम सिकुड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, उसका बही प्रश्न हो जाएगा। ध्यान रखना, देखो इधर ये मान लो एक सांद्र लवणीय विलयन है। सांद्र लवणीय विलयन का मतलब क्या है? जिसमें विलय ज्यादा हो। विलय क्या है? अधिक है। सांद्र है, सांद्र मतलब क्या है? जिसमें विलय ज्यादा हो। और तनु क्या होता है? जिसमें विलय ज्यादा होता है। इसमें आपने मान लो एक कच्चे आम को रखा है, जैसे आप रखोगे तो इसमें से जो जल गेणु है, बाहर जल क्या है? कम, क्योंकि जल क्या होता है? विलायक होता है। ध्यान रखना, तो विलायक की मात्रा कम है, विलय की मात्रा ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि विलयन जो है वो सांद्र दे रखा है। तो आपको याद रखना, सांद्र विलयन में विलय ज्यादा होता है, और विलय ज्यादा है मतलब जल जो है विलायक वो क्या होगा? कम होगा। और जल विलायक कम है तो इस आम में से, कच्चे आम में से जल गेणु कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। और जैसे जल गेणु बाहर जाएंगे ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा संकुचित। क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर क्या होता है? संकुचित हो जाता है। कारण पूछे तो जल का अणु का बाहर जाना, इसको बोलते हैं बही परासरण। क्या बोलते हैं? बही परासरण, याद रखना। ठीक है, आपके पहले प्रश्न का उत्तर होगा अति लघुतर। इतना लिखना है कि कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर बही परासरण के कारण ये क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है या छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न देखो। अगला जो प्रश्न है वो है दूसरा प्रश्न, परासरण दाब किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में बोला है तो वह दाब जिस पर परासरण की घटना बंद हो जाती है उसको बोलते हैं परासरण दाब। एक बार सुन लो छोटा सा, परासरण किसे कहते हैं वो भी सुन लो। ठीक है, ये वही है। ये मान लो एक कोई पात्र वगैरह है जिसमें आपके कोई ना कोई विलायक वगैरह भरा हुआ है। ठीक है, आपने यहां पर क्या किया? इस पात्र को दो भागों में बांट दिया। मान लो ये दो भाग है इसके। ठीक है, ये जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली, एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी जिसमें से खाली किसके? विलायक के कण गति कर सके, विलायक के कण गति नहीं कर सके। तो आपने देखा पहले शुरुआत में मान लो इधर विलायक के कण कम थे, उधर विलायक के कण ज्यादा थे, किसी भी तरफ मान सकते हो। तो इधर से कण इधर आने शुरू हुए, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से कण गति करते हैं। तो इसके माध्यम से कण इधर आ गए। तो शुरुआत में जब आ रहे थे तो उस घटना का नाम था परासरण। क्या बोलते उसको? परासरण। परासरण क्या बोलोगे? विलायक के कणों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर या अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर क्या करना? अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए क्या करना? गमन करना, परासरण कहलाता है। अब आपने क्या किया? यहां से एक दाब लगाना शुरू किया। यहां पर मान लो पिस्टन लगा दिया और यहां से एक दाब लगा रहे हो, यानी इधर से एक दबाव लगा रहे हो। तो जैसे आप दबाव का मान बढ़ोगे धीरे धीरे इधर से कण इधर आना बंद हो जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब परासरण रुक जाएगा, तो वह दाब या वह बाह्य दाब जिस पर परासरण की घटना बंद हो जाती है उसको बोलते हैं परासरण दाब। क्या बोलते हैं? परासरण दाब, यानी वह बाह्य दाब जिस पर परासरण की घटना नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? परासरण दाब। इतना याद रखना। अगला देखो नेक्स्ट, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है क्या हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के पात्र में भंडारित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ध्यान रखना, रीजन समझो इसका। ये मान लो लोहे का पात्र है, किसका? लोहे का पात्र, और इसमें आपको एक विलयन बनना हुआ है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का मतलब होता है CuSO4, एक्वा सोल्यूशन है यानी विलयन है। तो आपको याद रखना लोहे का पात्र, लोहे मतलब क्या होता है? Fe। अगर आपने सक्रियता श्रेणी या जिसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में 10वीं में भी थी, उसमें कुछ तत्व दे रखे थे। आपको क्रियाशीलता का क्रम याद रखना है। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? 3-4 तत्व बता, उसमें याद रखना, प्रश्न इसी का आता है। जिंक की ज्यादा होगी, उसके बाद में होगी Fe की, उसके बाद में होगी Cu की। आपके प्रश्न अगर आया तो इनमें से आएगा। क्लियर? तो या फिर यहाँ पर कहीं पे आपको Ag20 से कम मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये इतने तत्व याद रखना है। इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है? जिंक की। इसकी Fe क्या है? कम। उससे कम कौन है? कॉपर। तो आप अगर Fe के यानी कि लोहे के पात्र में किसका? कॉपर सल्फेट का विलयन रखोगे, किसका? कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट की क्रियाशीलता यानी ऑक्सीकरण क्षमता कम है और Fe की क्या है? अधिक। तो ये जो अभिक्रिया है CuSO4 प्लस किसका? Fe के पात्र में रखा आपने, तो Fe क्या करेगा? CuSO4 में से Cu को हटा देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा FeSO4 प्लस में बनेगा Cu, यानी कि ये जो लोहे के पात्र है उसमें से Fe जो है इस विलयन में डूबने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा। इसी कारण ये पात्र पूरा सड़कर खराब हो सकता है। इसीलिए आप कॉपर सल्फेट के विलयन को Fe के पात्र में यानी लोहे के पात्र में नहीं रख सकते। इतना याद रखना। तो प्रश्न इसका है नहीं, प्रश्न सुन लो एक बार, आंसर इसका नहीं हो। ठीक है, प्रश्न है क्या हम कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के पात्र में भंडारित कर सकते हैं? आंसर लिखना नहीं, क्योंकि
Fe की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण ये क्या करता है, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है, याद रखना। अगला, किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान S इनवर्स है, S का मतलब होता है सेकेंड, सुनना है ना ढंग से। कोई अभिक्रिया आपको दे रखी है, इसमें अभिक्रिया नहीं दे रखी है, इसमें खाली मान बताया, वेग स्थिरांक का मान सेकेंड इनवर्स है। वैसे मात्रक लिखना चाहिए, इसमें मान लिखा है, चलेगा ना। तो वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो S इनवर्स दे रहा है, सेकेंड इनवर्स। तो अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी, इतना सीधा याद रखना, प्रथम कोटि होगी। कौन सी कोटि, प्रथम। और आपको ये तो रटा हुआ होना चाहिए। उसके साथ साथ में कोई भी कोटि के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन, कितनी, n-1 नहीं ध्यान रखना, 1 - n बाद में सेकंड इनवर्स। क्लियर। अब आपको 3 कोटि के लिए मैं ज्ञात करके बता देता हूँ, और आपके पेपर में 100% प्रथम या शून्य या द्वितीय तीनों में कोई एक आएगा लगभग, ठीक है, कोई भी आ सकता है वैसे। तो इसमें देखो, अगर n का मान आप 0 रखोगे, n बराबर क्या रखोगे, 0, तो उसको बोलते हैं शून्य कोटि। n का मान 0 रखो, एक में से एक गया, सॉरी, अच्छा यहाँ पर n पे मान 0 रखोगे ना, एक में से 0 का कितना बचेगा, तो सर 1 बचेगा। इसकी पावर 1 मतलब कुछ नहीं, सेम टू सेम गुणा करना है, तो क्या होगा मात्रक, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और यही जो मात्रक है वो अभिक्रिया के वेग का भी होता है। तो ऐसी कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि, जिसमें वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक सेम होता है। कौन सी कोटि, शून्य कोटि, याद रखना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। दूसरी आती है प्रथम कोटि, जिसमें n बराबर होता है 1, n बराबर 1 को क्या बोलते हैं, प्रथम। अब आप सोचो, अगर n बराबर 1 रखोगे तो एक में से एक गया 0, किसी की पावर 0, उसका मान 1, यानी पूरा पूरा हट जाएगा, पीछे खाली क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक, किसका मात्रक, k का मात्रक ये बनेगा। शून्य कोटि के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और प्रथम के लिए सेकंड इनवर्स। और अगर द्वितीय कोटि पूछे तो यहाँ पर क्या होगा, n का मान रखना 2, तो एक में से 2 जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1। अब इस माइनस का 1 का इससे गुणा करोगे तो क्या बनेगा, मोल की पावर -1, और माइनस का 1 का इस -1 से गुणा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर लीटर और बाद में लिख दोगे सेकंड इनवर्स, ये मात्रक बन जाएगा, याद रखना। इसमें चेंज है, ये शून्य के लिए, ये प्रथम के लिए, और ये n बराबर 2 द्वितीय के लिए, द्वितीय कोटि। क्लियर, इतना याद रखना, 3 कोटि में कोई एक प्रश्न आ सकता है। अगला देखो नेक्स्ट, अगला प्रश्न है चौथा, 5वां प्रश्न है अति लघु उत्तरार्धों में, किसी अभिक्रिया या अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको याद रखना, अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक मिलाने पर बढ़ता है, या उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। रीजन क्या है, क्योंकि उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया में जो क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक ऊर्जा चाहिए होती है, उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, उसमें कमी कर देता है। ये आपको लिखना ऐसा कैसे, ठीक है। ये मान लो कोई ऐसे रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर है ऊर्जा और यहाँ पर है अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति, प्रगति मतलब कितनी आगे बढ़ी है अभिक्रिया, वो अपने को ये बताएगी अभिक्रिया प्रगति। अब इधर देखो, ये मान लो कोई रिएक्शन है, इस प्रकार से चल रही है, यहाँ पर आर है, आर का मतलब रिएक्टेंट, और यहाँ पर पी, पी का मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद है। तो यहाँ से जब ये यहाँ जाएगी तो इतनी जो एनर्जी का ये डिफरेंस है, यानी इस क्रियाकारक को उत्पाद में बदलना है, तो इतनी ऊर्जा इसको ग्रहण करनी पड़ती है। इस ऊर्जा को बोलते हैं ई ए, ई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, यानी सक्रियण ऊर्जा। अब आपने देखा ये जो है वो ग्राफ है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, कब, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, यानी उत्प्रेरक नहीं है तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। जैसे ही आपने अभिक्रिया को उत्प्रेरक मिलाया, ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति, यानी कि अभिक्रिया में आप जैसे उत्प्रेरक मिलाते हो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। रीजन क्या है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा में क्या जाती है, कमी तय रखना। अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है क्योंकि सक्रियण ऊर्जा में कमी आ जाती है, कब, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इतना याद रखना। तो प्रश्न पूछा वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है लेंथेनॉइड श्रेणी की सामान्य ऑक्सीकरण का मान बताइए, प्लस का 3, याद रखना, ठीक है। इन तीनों में कोई आ सकता है। देखो इधर पहले तो आपको याद रखना ये कि 3D श्रेणी, कौन सी श्रेणी, 3D श्रेणी तत्व या प्रथम संक्रमण श्रेणी या डी ब्लॉक की पहली श्रेणी, उसके तत्वों की ऑक्सीकरण कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 2, सामान्य ऑक्सीकरण प्लस की 2 की ध्यान रखना। और लेंथेनॉइड की पूछे, लेंथ है नॉइड तो उसमें हो जाएगी प्लस की 3। ऐसे कैसे पूछे एक्टिनॉइड, तो भी एक्टिनॉइडों की भी सामान्य ऑक्सीकरण प्लस की 3 ही रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी और भी दर्शाते हैं, लेकिन प्लस की 3 कैसी होगी, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। अगला देखो नेक्स्ट प्रश्न है, एक संकुल दे रखा है, उसका आपको पूछा समाविली लिखिए, आयनन समाविली, कैसा आयनन, एक संकुल में बना रहा हूँ आपके सामने, बाद में देखना इधर, ये संकुल है, यहाँ पर है Cr, बाद में H2O, H2 दे रखा 4 बार, कितनी बार, 4 बार, उसके बाद में Br2,
ठीक है, और बाहर दे रखा Cl। आपको पूछा इसका क्या बनाना, आयनन समावयवी। आयनन समावयवी बनाना बहुत ईजी है। पहले प्रश्न ये है, इसका बनाना क्या है, आयनन समावयवी। ठीक है, बहुत ईजी काम है। ये जो Cl है ना, बाहर वाला आयन को अंदर भेज दो, अंदर वाला किसी एक आयन को कहाँ भेज दो, बाहर। अगर एक अंदर भेजो एक बार भेजना है, दो अंदर भेजो दो बार भेजना है, एक को बाहर भेज दो। तो आंसर क्या होगा इसका, Cr का Cr रहेगा, H2 का H2, 4 का 4, एक Br अंदर रहेगा, एक Cl अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये अंदर वाला काम हो गया पूरा, और बाहर Cl की जगह कौन आ जाएगा, Br। ये इसका आयनन समावयवी, इतना ही आंसर है इसका। याद रखना, एक आयन अंदर भेजो तो बाहर एक आयन भेज दो, बस बराबर हो जाएगा। ये इसका क्या है, आयनन समावयवी आंसर इसके प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये है कि एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की तुलना में दुर्बल होता है, क्यों। देखो इसको चेक करते हैं। एसिटिक अम्ल कौन सा, एसिटिक मतलब एसिटिक, एसिटिक CH3 COOH का क्या इंक्वायरी है, एसिटिक अम्ल है ना ये फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH, इसकी तुलना में दुर्बल अम्लीय है, क्यों। आपको बताना है कि ये जो है वो प्रबल है और ये कैसा है, तो दुर्बल है। उसका रीजन समझो। ये जो CH3 होता है ये दर्शाता प्लस आई प्रभाव, कौन सा प्रभाव, प्लस आई। इसको आप ऐसे दर्शा सकते हो, CH3 एक बंद COOH, ये वही बात है। यानी इससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, अगर इससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घन तो बढ़ जाएगा, जिससे H प्लस के इलेक्ट्रॉन कम ग्रहण करेगा भाई। ठीक है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है नहीं, HCOOH। H का प्रभाव नगण्य माना जाता है, ना प्लस ना माइनस, छोड़ देना इसको। ठीक है, अब देखो आपको ऐसे याद रखना, C डबल बॉन्ड O और H, मैं कॉमन समझा रहा हूँ ना, मतलब कोई भी पर्सन हो। यहाँ पर मान लो कोई भी समूह है, जैसे मान लो Z समूह है। कौन सा समूह है, Z समूह। अब समझो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो इस बंद के इलेक्ट्रॉन को करता है ग्रहण, क्या करता है, ग्रहण। ये जब ग्रहण करता है तो यहाँ से एक आयन अलग होता है, उस आयन का नाम है H प्लस, और H प्लस देने वाले को क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। अब जितना जल्दी ये ऑक्सीजन ग्रहण करेगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। तो हाँ सर, इतना क्लियर है, जल्दी H प्लस ग्रहण करेगा जल्दी अम्लीय होगा। अब आपको दो समूह देखना है यहाँ पर, एक तो होगा प्लस आई, एक होगा माइनस आई। प्लस आई का मतलब ऐसा समूह जो इसकी ओर इलेक्ट्रॉन भेजे। अब आप सोचो, अगर इस ऑक्सीजन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उधर से इलेक्ट्रॉन कम ग्रहण करेगा। यानी अगर कोई समूह यहाँ पर प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन भेजता है, तो फिर यहाँ से ऑक्सीजन कम ग्रहण करता है, इसलिए अम्लीयता घट जाती है। यही काम यहाँ पर हो रहा है। ये CH3 प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रॉन उधर भेजता है, इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उधर से इलेक्ट्रॉन कम ग्रहण करेगा, अतः इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम। दूसरा देखो, जैसे यहाँ पर प्लस आई में आता है CH3 C2H5, मैथिल एथिल, जितने भी एल्किल समूह सारे इसमें आ जाते हैं। दूसरा था माइनस का आई प्रभाव, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। अगर मान लो यहाँ पर Cl जुड़ा है और वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो यही तो इसको चाहिए ऑक्सीजन को, इसको भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। तो अगर से इधर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जाएंगे तो उधर से ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और अगर ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो फिर अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो याद रखना, माइनस आई प्रभाव अम्लीयता को बढ़ाता है, प्लस आई प्रभाव अम्लीयता को घटाता है। इसमें आएगा Cl, F, NO2, CF2, जितने भी आपको आए माइनस वाले सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, CN और भी हो सकता कोई भी, Br, सारे हेलोजन आ जाएंगे, NO2, CF2, CN, ये सारे समूह। ठीक है, तो आपको याद रखना एसिटिक अम्ल कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल, और HCOH कैसा है, प्रबल अम्ल। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें CH3 जो है वो अपने प्लस आई प्रभाव के कारण, कौन से, प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करता है, यानी इलेक्ट्रॉन उधर भेज देता है, जिससे OH बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कम ग्रहण करता है, अतः अम्लीयता घट जाती है। और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला कोई समूह नहीं है, हाइड्रोजन का प्रभाव नगण्य माना भी ध्यान रखना। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, अच्छा, निम्नलिखित यौगिकों को सारी सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। अच्छा, बढ़ता घटता कुछ नहीं पूछे, अच्छा बढ़ता पूछा ना। निम्नलिखित यौगिकों को उनके बढ़ते हुए सारी सामर्थ्य में व्यवस्थित करो। 3 यौगिक, बहुत सिंपल प्रश्न, ये भी समझो इधर। एक यौगिक है NH3, क्लियर। दूसरा आपको दे रखा C2H5NH2, ठीक है, और तीसरा दे रखा है C6H5NH2। इसको चेक करना है। अब मैं समझाता हूँ, उसको समझना पहले अम्लीयता पढ़ी थी, अब सारीता पढ़ रहे हैं। ये है NH3, इसके पास होती है LP मतलब लोन पेयर। कौन सा पेयर, लोन पेयर बोलते हैं इसको, LON, लोन, PAIR पेयर। पेयर मतलब युग्म, हिंदी में बोलते एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी, यहाँ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये जो है ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको सार बोलते हैं। इतना याद रखना पहले, तो क्या कहलाता है, सार, या सारक भी कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले इनको वैसे लुईस सार बोलते थे, रखना, क्योंकि ये जो अवधारणा थी इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाली वो लुईस ने दी थी।
तो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो कैसा होगा, सारी है। तो हाँ सर सही है। अभी मैंने एक बात आपको समझाई है कि अगर CH3 समूह जुड़ जाए NH2 से या C2 से मान लेना पड़ा, क्या फर्क पड़ेगा, C2H5, ये लो ये C2H5। अभी समझाया था सभी एल्किल समूह मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कौन सा प्रभाव दर्शाता है, तो हाँ सर अभी आपने बताया प्लस का आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव मैंने इलेक्ट्रॉन को दूर भेजना। अब देखो इधर ये CH3 इलेक्ट्रॉन भेजेगा, पहले अम्लीयता थी, अम्लीयता में ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने थे, यहाँ पर सारिता है, सारिता में नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना है। ये सार है ही क्यों, इलेक्ट्रॉन युग्म देने के कारण, यानी LP देने के कारण ये क्या कहलाता है, सार। तो अभी इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या कहलाएगा, सारी कहलाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन पहले भी देने थे, इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने थे, इधर से और मिल रहे हैं तो इसकी सारिता बढ़ जाएगी। तो याद रखना यहाँ पर प्लस आई प्रभाव सारिता को बढ़ाता है, ठीक है। एक उल्टा काम, यहाँ पर ये जो बेंजीन वाले हैं फेनिल C6H5 को ऐसे बना सकते हैं बेंजीन के रूप में, यहाँ पर लगा दिया NH2। तो ये जो फेनिल वाले होती है वो प्रभाव दर्शाती माइनस का आई प्रभाव, कौन सा, माइनस आई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचती है। अब नाइट्रोजन ये सारी प्रकृति दर्शा रहा था बेचारा, इलेक्ट्रॉन दे रहा था किसी को, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेती, बेंजीन, इसकी वजह से इसका प्रभाव होता है माइनस का आई। और माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले पदार्थ जो होते हैं या समूह जो होते हैं वो सारी में कमी करते हैं, तो ये सारी कम हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा भाई C2H5 ज़्यादा, उसके बाद में NH3 खुद, उसके बाद में आ जाएगा ये माइनस वाला। अब मैं आपको शॉर्ट में रिवीजन के लिए याद रखाता हूँ, आपको याद ऐसे ही रखना है, प्लस आई कौन सा माइनस आई कौन सा, आपको ऐसे याद रखना है कि अम्लीयता जो है वो समानुपाती होती है माइनस आई प्रभाव के, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब अम्लीयता बढ़ती है। और प्लस आई क्या होती है, व्युत्क्रमणवाती। इसका उल्टा सारिता जो होती है वो प्लस आई के समानुपाती होती है और माइनस आई के व्युत्क्रमणवाती होती है। इतना याद रखना भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और प्लस आई माइनस आई के 2-3 एग्जाम्पल याद रखना। प्लस आई का मतलब CH3 मैथिल एथिल C3H7 प्रोपिल कोई भी हो सकता है, जैसे कार्बन वाले सारे। माइनस आई में आपको याद रखना है हेलोजन सारे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। उसके बाद में NO2 और आपको याद रखना है CF2 या CF3 कह सकते हो, जो भी हो, फ्लोरीन आना चाहिए। इसके बाद में CN और क्या लिख सकते हो, और अभी लिखा था PH मतलब फेनिल, ठीक है, बेंजीन वाले, इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5। ये थे सारे समूह याद रखना, क्लियर। ये था कौन सा प्रश्न, सारिता का प्रश्न आता जरूर, इसलिए टाइम लगा है, वरना कोई सोचे 1 नंबर का प्रश्न इतना टाइम समझना बहुत जरूरी भाई, उसके बिना पेपर डब्बे गोल हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, क्या होता है जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है, सीधी रटी होनी चाहिए, ध्यान रखना। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये CHO, यहाँ पर CHOH कितनी बार, 4 बार, और यहाँ पर CH2OH, ये ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज की अभिक्रिया आपको करानी ब्रोमीन जल से, कुछ नहीं करना, सीधे रट के जाने जाना, कोई ऑप्शन नहीं इसका, ब्रोमीन जल Br2 वाटर। और ये एक ऑक्सीकारक याद रखना, क्या है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक का मतलब है जो ऑक्सीकरण करे। तो आपको याद रखना, यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह आपको दिख रहा है ऊपर, एल्डिहाइड, कौन सा हाइड, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीकरण करोगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, काम करना है। इस CHO की जगह क्या लगाना, COOH, बाकी पूरा सेम CHOH, 4 बार का 4 बार, और यहाँ पर CH2OH। इसका नाम है कौन सा अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। तो छोटा प्रश्न इतना ही पूछा इसमें वैसे भी कि ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये तो आपके नंबर आ जाएगा एक खत्म सीधा, ठीक है, पेपर देते ही। ये अभिक्रिया ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। और इससे पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, ये भी पूछा सकता है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, या इसको प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं भाई, पूरा लिखना, क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह। छोटा प्रश्न, एल्डिहाइड में कौन सा क्रियात्मक, एल्डिहाइड नहीं, ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो अक्सर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। इसकी पुष्टि किस अभिक्रिया द्वारा होती है, तो ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया द्वारा। बनता क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल, याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, ये अति लघुत्तरात्मक सारे प्रश्न हो गए पूरे। अब अपन देखेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न है, परासरण की परिभाषा लिखी, आपको स्टार्टिंग समझा दी थी। विलायक के कणों का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, परासरण। लेकिन इसमें बीच में क्या होना चाहिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वापिस बोलता हूँ, सुनो, विलायक के कणों का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अगला देखो नेक्स्ट है, समुद्री जल के विलवणीकरण में कौन सी विधि काम आती है,
प्रतिलोम परासरण, याद रखना कौन सा, प्रतिलोम परासरण। ये बार बार समझने का मतलब नहीं, फिर भी अगर समझ लो। यहां पर मान लो विलायक कम है, यहां पर विलायक ज्यादा है, तो अगर सामान्य परासरण की बात करें, ये मान लो अशुद्ध जल है। कैसा जल है, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल मतलब इसमें कीड़े मकोड़े, मछलियां नहीं, कीड़े मकोड़े, या फिर आप कह सकते हो कचरा गंदगी वगैरह सब कुछ है, और ये एकदम शुद्ध जल है, बढ़िया पानी है, शुद्ध जल। तो आपका टारगेट क्या है, अशुद्ध जल को शुद्ध करना, शुद्ध को शुद्ध करना, तो अशुद्ध को शुद्ध करना, तो इस पानी को साफ करना है। लेकिन ज्यादा तो इधर नियम क्या कहता है, परासरण कहता है कि अधिक से कम की हो जाएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली होते हुए, उसको परासरण कहते हैं। लेकिन आपको तो उल्टा काम करना है, इस उल्टे काम को बोलते हैं, उल्टे मतलब अपना है परासरण करना उल्टा, ठीक है, कोई उल्टा काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो परासरण है उसको बोलते हैं प्रतिलोम परासरण, यानी ये जो जल कम है इधर उसको अधिक की ओर भेजना है, तो उसके लिए यहां से एक दाब लगाना पड़ता है भाई। क्या लगाना पड़ता है, दाब। उसी दाब को बोलते हैं परासरण दाब, परासरण दाब। अभी समझाया था, जब विलायक के कारण अधिक से कम की हो जाए तो परासरण कहते हैं। अगर वह दाब, बाह्य दाब है ना, ये बाह्य दाब है, वह बाह्य दाब जिस पर परासरण की घटना रुक जाती है उसको क्या बोलते हैं, परासरण दाब। अब आपने परासरण रोक दिया, अब आप चाह रहे हो कि कम से अधिक हो जाए, तो दाब और बढ़ाओ, तो जब बाह्य दाब का मान परासरण दाब से अधिक हो जाता है, जब बाह्य दाब का मान परासरण दाब से क्या हो जाता है, अधिक, तो ये कण कम से अधिक हो जाना शुरू कर देंगे, इसको बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। और इसी विधि का उपयोग किसमें होता है, अशुद्ध जल को या समुद्री जल को शुद्धिकरण में या साफ करने में, समुद्री जल के विलवणीकरण में, विलवणीकरण, यह इसको बोलते हैं शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। एक और सुन लो, इसमें जो परासरण में जो होते हैं, प्रतिलोम परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज एसिडेट की, किसकी, सेलुलोज एसिडेट, याद रखना, काम कीजिए, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहाँ गया, एथिलीन ग्लाइकोल का 35% V/V विलियन वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में काम आता है। इसमें जल का आयतन कितना होगा, इतने बारी प्रश्न पेपर में आता है, ध्यान रखना, पिछली बार का 2023 में 35% V/V विलियन है किसका, एथिलीन ग्लाइकोल, CH2 OH, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। इस एथिलीन ग्लाइकोल के 35% V/V विलियन का उपयोग वाहनों के रेडिएटर या इंजन को ठंडा रखने में काम आता है। प्रश्न सीधा आ सकता है, कितने परसेंट, 35% V/V। अब आपको पूछा इसमें जल कितना होगा, इतना भारी प्रश्न आ सकता है, लेकिन आर का पेपर में प्रश्न तो भारी, हाँ भारी, देखो कैसे, इसमें मान लिया विलियन कितना, प्रश्न आंसर कैसे लिखोगे, माना विलियन बराबर कितने ml, तो 100 ml, ठीक है। उसमें एथिलीन ग्लाइकोल कितना है, तो अक्सर 35% मतलब 35 ml, तो जल कितना होगा, अभी समझा नहीं, तो भारी प्रश्न पेपर में आता भाई, 100 में से कितना घटाना है, 35 बराबर 65 ml, इसका राइट आंसर, बस इतना प्रश्न आता है, जल पूछा है, एथिलीन ग्लाइकोल का 35 है, 100 में से घटाना था, आंसर था इसका, ठीक है, 65 ml। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपके लिए, हाँ, दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया भाग पूर्ण में लगा समय T½ का 10 गुना होता है। ये प्रश्न आपके किताब में सीधा दे रखा है, और ऐसे प्रश्न सोल्व करना मतलब है क्या, करा देता हूँ, क्या बता जाए, ऐसे प्रश्न आते भी पेपर में, ठीक है। दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में कितना 99.9% पूर्ण होने में लगा समय T½ का कितने गुना होगा, 10 गुना होगा। चलो चेक करते इसको, T½ का 10 गुना करना है, 99.9% है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो आपको 2 T½ याद करना है, T½ नहीं, एक T½ का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। T½ बराबर क्या होगा, T½ मतलब वह समय अर्धयुग कहते हैं इसको, ठीक है, T½ का, ठीक है, 2.303 बटे में K लोग फॉर्मूला ये होता है, T बराबर, पहले ये लिख देते हैं, R0 अपॉन होता है R, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। अब इसमें अगर T½ है, T½ का मतलब है जब क्रियाकार की प्रारंभिक सांद्रता अपनी आधी रह जाए, क्या रह जाए, आधी, पहले की मात्रा की, तो R बराबर यहाँ पर लिखना R0 बटे 2, T½ पर लिख दो पहले, T½ पर एक, तो आपको क्या याद रखना है, R बराबर, R मतलब अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी, इतना याद रखना। तो R बराबर R0 बटे 2 यूज करोगे, उसको बोलते T½ ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ मैं T½ वैसे इसका सीधा फॉर्मूला भी होता है, सीधा याद रखना है। प्रथम कोटि के लिए 0.693 अपॉन K, वैसे मैं आपको ज्ञात करके बता देता हूँ, 0.303 अपॉन में K, यहाँ पर लिखोगे लोग R बटे
आर नोट बटे में क्या लिखोगे आर, आर का मान ये रखना है आर नोट बटे 2, आर नोट से आर नोट उठ जाएगा, 2 वहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हट जाएगा पूरा, 2 ऊपर आते क्या बन जाएगा log 2, कितने लोग 2 लोग, log 2 का मान आपको सीधे याद रखना है 0.3010 होता है, कितना होता है 0.3010, तो इसका आंसर ये बनेगा, मैं लिख दो यहीं पर है ना, ये इसका आंसर होगा 0.3010। वैसे इसका आंसर सीधा याद रख सकते हो आप 0.693 अपॉन में के, ये इसका मान आएगा। ठीक है, फिलहाल में आपको ये याद रखना, समीकरण में इसका मान मान लो, ऐसे आपको 2 समीकरण बनाना है, उसमें एक में 2 का भाग लगा देना। दूसरा, अब आपको पूछा T99.9% पर, ठीक है चेक कर लो ये ना, वरना आंसर दूसरा आ जाएगा, फिर बोलो गलत कैसा है भाई। 10 गुना सिद्ध करना है और आपको 99.9 दे रखा, ठीक है। ऐसा परसेंट जब भी है, इसको आपको याद रखना, एक तो आर नोट इसका मान हमेशा मानना 100, कितना मानना 100, और आर का मान, किसका मान, आर का मान आपको ऐसे ज्ञात करना है, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, आर नोट का मान 100 मान लो, आर का मान 50 मान लो, 100 में 50 का भाग 2 बार चला जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कोई सोचता है ऐसे क्यों माना, यहाँ पर भी हो सकता है। अब आर नोट का मान कितना माना, तो अक्सर 100, ठीक है, और आर का मान T90.9 पर 99.9 कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले कितना था 100, अभी की जगह कितनी पूरी हो चुकी है, तो 99.9%, तो 99.9 को घटाना पड़ेगा, ऐसे याद रखना बस। ठीक है ना, ऐसा। तो आर का मान जो दे रखा है उसको 100 में से घटाना पड़ेगा, तो इसका मान आएगा लगभग 0.1 आएगा, पक्का जोड़ के देख लेना, 1 और 9 10 होता है, पॉइंट का 0 हो जाएगा और 99 से हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 0.1। अब आपको सोल्व करना है, तो T99.9 बराबर 2.303 बटे के, ये तो कॉमन समीकरण है, लोग का लोग बाद में, ऊपर की तरह रखना है आर नोट का मान 100 बटे में, ऊपर आर नोट बटे में आर का मान कितना है 0.1, ये 0.1, इसको हटाया, गुणम कितना आएगा 10, यहाँ पर 3 जीरो हो जाएंगे, पॉइंट हटाते यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर 100 गुणा 10 कितना 1000, ये 1000, अब लोग 1000 मतलब लोग 10 की घात 3, या जितने जीरो का मान याद रखना, लोग 100 का मान 2, लोग 10 का मान 1, लोग 1000 का मान 3, लोग 10,000 का मान 4, जितने जीरो का मान, तो लोग 1000 का मान हो तो 3, कितना होता है, इसका मान आ जाएगा लगभग 3। क्लियर। अब ये समीकरण नंबर मान लो 2, 1 में 2 का लगा दो भाग, या 2 में 1 का भाग लगा दो, 2 में 1 का भाग लगाने पर ये 2 है, इसमें 1 का क्या लगा दोगे भाग, 1 देखो क्या था T½ बटे में, इधर इसका भाग लगाना 2.303 बटे के, इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया था ताकि कटेगा आसानी से। गुणम कितना है 0.3010 है, पक्का ये होगा ना भाई, ठीक है यही होगा, और तो क्या होगा, इससे तो ये पूरा उड़ जाएगा। यहाँ पर कितना है 3 बटे 1, यहाँ पर 0.3010 बटे में कितना है 1। अब इसको उल्टा करोगे तो ये जो है वो इसके गुणा में चला जाएगा ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 मिनट को, 0.30 क्या होगा बटे में होगा, कैसे होगा, गणित कमजोर है क्या मेरी, इतनी भी नहीं है, 1 मिनट है ना। ये T99.9 बराबर इधर कितना बचेगा 3, ठीक है, उसके बट्टे में रहेगा। ठीक है नहीं 0.3010, यानी अगर आप इसको उल्टा करके बताऊँ, जो भी आपको समझाना दे जाना। ठीक है, यहाँ पर 3 बटे 1 का क्या है 3 बटा 1 गुणा में, अब ये यहाँ पर कितना है 0.3010 बटे में 1, इसको उल्टा कर दो, 1 बटे में क्या होगा 0.3010, बात वही है। इसको अगर ये बटे में सीधा हूँ, इसको सीधा यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना है, और ये बटे में कितना होगा यहाँ पर T½ अब आप सोल्व करोगे तो इसको 0.3010 में खाली 0.3 मान लो, आसान काम हो जाएगा। इसका लड़ मेरा नहीं, पॉइंट के बाद 0 है उसको छोड़ दो, तो 0.3 इधर कितना है 3, पॉइंट हटाया, इधर गुणा कितना आएगा 10, 3 से ये 3 उड़ जाएगा 10, इसको गुणा उधर भेज दो, तो T99.9 बराबर 10 गुणा क्या होगा T½ हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉपी में भी करा रखा था आपको, अब इसी याद रखना, ये प्रश्न सिद्ध करने का था, सिद्ध कर दिया आपने। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखना, अरे लगे रहो, बढ़िया, चिंता नहीं करनी। ठीक है, अभी टाइम लगेगा, प्रश्न शुरू हुए। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एथिलीन ग्लाइकोल, ये तो हो गया। जिंक कैडमियम मरकरी को संक्रमण तत्व तो नहीं मानते, नहीं मानेंगे अपनी मर्जी। ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी को क्या नहीं मानते, संक्रमण तत्व तो नहीं मानते, क्यों कारण बता देता हूँ। ठीक है, फिर भी नहीं मानते, अपनी मर्जी चल जाएगा, लेकिन पेपर में थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको। एक है जिंक, एक है कैडमियम और एक है मरकरी, एक और आ सकता कॉपरनेशियम, CN का मतलब कॉपरनेशियम। ये चारों संक्रमण तत्व तो नहीं माने जाते हैं। रीजन क्या है पहले समझो। एक तत्व जिसका नाम संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, पूछे किसे कहते हैं तो आपको याद रखना, या तो परमाणुवीय, कौन सी परमाणुवीय, या इसको बोलते मूल। ठीक है, या तो इस अवस्था में
या फिर आयनिक अवस्था में, ठीक है, दोनों में से किसी भी एक में। डी कक्षक, कौन सा कक्षक, हाँ डी कक्षक, अपूर्ण हो, क्या हो, अपूर्ण, उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व, इतना याद रखना बस। तो ऐसे तत्व, कैसे, ऐसे तत्व जिनमें परमाणु या मूल अवस्था में और आयनिक अवस्था में या आयनिक, दोनों में से कोई एक हो सकता है दोनों में अपूर्ण हो और हो सकता है दोनों में से किसी एक में अपूर्ण हो, तो फिर ऐसे तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। ऐसे परमाणु, वापस सुनो पूरे स्टार्टिंग से, ऐसे तत्व या परमाणु जिनमें परमाणुीय या मूल या आयनिक अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण पाया जाता है, उन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। अब आपने चेक किया जिंक को, किसको, जिंक, कितना नंबर आता है सर, तो 30 नंबर आता है। पहले किसमें भरेंगे, ऑर्गन में, बाद में 3D 10 4s2 ऐसा आपने लिखा। फिर आप सोचो अगर Zn2+ हो तो Zn2+ तो ओके सर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये 2 गए, पीछे यहाँ पर कितने बचेंगे 10। ऑर्गन का क्या रहेगा, ऑर्गन 3D का तो भी कितना रहेगा 10, 4s में 2 की जगह कितना हो जाएगा 0, 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा भाई, प्लस का मतलब त्याग देना। तो आपने देखा जिंक जब ये नॉर्मल अवस्था है इसको बोलते हैं परमाणु या मूल अवस्था, जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं रखा है, ठीक है, सामान्य अवस्था, आवेश नहीं हो तो सामान्य परमाणु या मूल अवस्था है। और जैसे आपने कहा आवेश, आवेश का मतलब आयनिक अवस्था, कौन सी है, आयनिक। दोनों ही अवस्थाओं में डी कक्षक में 10 के 10 पड़े हैं और डी में अधिकतम होते कितने 10 होते हैं, इसका मतलब इसका डी कक्षक 2 4 6 8 और 10, इधर 10 है उधर भी कितने होंगे 10 ही होंगे। तो डी कक्षक परमाणु और आयनिक दोनों संपूर्ण भरा है, कैसा है, पूर्ण होना कैसा चाहिए, अपूर्ण हो तो संक्रमण तत्व कहते हैं, वरना नहीं कहते हैं। तो इसीलिए चारों चारों क्या नहीं कहलाते हैं, संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। आपको सोचते बाकी वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से याद करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। CD कितने बात है, नंबर जोड़ते रहना, 48 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब क्या करना है, अगली अगली गैस कौन सी होती है, मेरे क्या बता, हिना, नीना और करीना के एक्सरे, रंगीन, ऑरेंज, कैसे याद रखना भाई। तो अपने पहले में अगर ऑर्गन है तो यहाँ पर अगली बार क्रिप्टॉन यूज कर लो, ये के आर रटना थोड़ी, इसको समझना है। 3D की जगह 1/2 4D हो जाएगा, ठीक है, 4s की जगह 5s हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन 10 और 2 10 2 10 2। अगला नेक्स्ट है Hg, Hg मतलब मरकरी, इसमें परमाणु क्रमांक को 80 32 जोड़ना है, उसमें 18 इसमें 32। अगला क्रिप्टॉन के बाद जीनोन, तो यहाँ पर क्या लिखो जीनोन, 4D की जगह तो सर 5D, 5s की जगह 6s, एक बढ़ाना है, 10 का 10 2 का 2। इसका नाम ही नहीं पता आपको, इतने साल हुए, इसका नाम कॉपरनेशियम, कौन सा नेशियम, कॉपरनेशियम Cn, इसका परमाणु क्रमांक 32 जोड़ दो, 80 और 32 112। अगली इसके बाद Rn आता है तो Rn लिखो, क्लियर, 5D की जगह 6D, 10 का 10, 6 की जगह 7s, 2 का 2, ये ऐसे याद करने। और ये लिखने में कोई भारी काम नहीं है, आपको वैसे ये नहीं याद हो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, एक लिख देना जिंक कोई ना। और आपको लिखना क्या है, लाइन याद रखनी है, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनेशियम को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है क्योंकि इनमें परमाणुीय और आयनिक दोनों अवस्था में डी कक्षक पूर्ण भरा पाया जाता है, कैसा, पूर्ण भरा, क्लियर, याद रखना। आगे देखो नेक्स्ट, टाइम ज़्यादा हो गया क्या, होता रहेगा भाई, इसमें कुछ नहीं है, टाइम लगाना पड़ेगा, पेपर में नंबर लाना टाइम लगाना पड़ता है, ठीक है। अगला लेंथ एंड अंकुचन यानी संकुचन की तुलना में एक तत्व दूसरे तत्व के बीच एक्टिनोइड संकुचन अधिक होता है, क्यों, इसके कहने का मतलब है कि एक्टिनोइड संकुचन, एक्टिनोइड, अंकुचन बोलो संकुचन बोलो भाई एक ही बात होती है, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये ज़्यादा होता है किससे, लेंथ है नोइड संकुचन से, तो ओके क्यों, अब संकुचन लिख देते हैं, मेरी मर्जी, ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे देखो, तो लेंथ एंड अंकुचन से एक्टिनोइड संकुचन ज़्यादा होता है, अंकुचन संकुचन एक ही है, ठीक है, 2 बार के जान पूछ ताकि आपको समझ में आए, कोई फर्क नहीं इनमें, ये ज़्यादा ये कम, कोई कारण पता आपको, उसका रीजन है क्योंकि इसमें पहली बात तो परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है, परमाणु क्रमांक, और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे जेड इफेक्टिव, क्या बढ़ता है, जेड इफेक्टिव, इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय द्रव्यमान कह सकते हैं इसको, प्रभावी नाभिकीय आवेश है ना, ये याद रखना, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता भाई, ऐसा याद रखना। तो एक्टिनोइड संकुचन लेंथ एंड संकुचन की अधिक मतलब तुलना में अधिक होता है क्योंकि एक्टिनोइडों का परमाणु क्रमांक अधिक होता है, इसी कारण इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है, ठीक है। और दूसरा इसका परिरक्षण प्रभाव, इसमें इलेक्ट्रॉन 5f में होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 4f में होता है, तो 5f का कौन सा प्रभाव, परिरक्षण, या इसको बोलते हैं आवरण, ठीक है, सेल्डिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट, तो सेल्डिंग इफेक्ट का मान कम होता है, और जितना ज़्यादा परमाणु क्रमांक या ये नाम क्या है, परिरक्षण प्रभाव, आवरण प्रभाव कम होगा, उतना ही ज़्यादा क्या है,
आकार घटेगा, क्योंकि परीक्षण प्रभाव जो होता है वो आकार को बढ़ाने वाला प्रभाव है। अंदर के कोष के इलेक्ट्रॉन बाहर के कोष के इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, जिससे आकार बढ़ता है। आकार बढ़ता है कब? जब इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया जाता है। इस प्रभाव को बोलते हैं परीक्षण प्रभाव। और इसमें उल्टा काम है, इसका परीक्षण प्रभाव कम है, मतलब धक्का कम देगा तो आकार घट जाएगा, क्योंकि जेड बढ़ रहा है। जेड का मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इतना याद रखना। अगला प्रश्न मस्त प्रश्न है भाई, बढ़िया नामकरण का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न पेपर में भी आता ही है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास के सारे टॉपिक जो है ना वो रट लेना भयंकर तरीके से। पेपर में एक प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो IUPAC नाम लिखिए, कौन से IUPAC? देखो क्या लिखा है, CuH2 H2 दे रखा आपके 4 बार, ऊपर दे रखा प्लस का 2, ठीक है। अगला नेक्स्ट है CONH3 6 बार, NH3 बार, और बार दिया Br। ये बार Br अपने क्या है, वैसे संकुल ऐसा जचता नहीं है, चलेगा कुछ नहीं। Fe बाद में CN6 ऊपर 3 माइनस, ठीक है। इन तीनों का आपको लिखना नाम, क्या लिखना? नाम। चलो चेक करते, नाम लिखना, हाँ नाम लिखना IUPAC। पहले हम देखो यहाँ पर पहले लिखते लिगेंड का नाम, ये लिगेंड है। H2 कितनी बार है? 4 बार। H2 लिखते जल, तो यहाँ पर लिखेंगे जल 4 बार, 4 बार जल, 4 जल है। डब्बे गोड़ों में हाल खराब हो देना, ऐसे नहीं लिखना है। 4 को बोलते टेट्रा, क्या होता है? टेट्रा। जल को क्या बोलते हैं? एक्वा। एक्वा मतलब वाटर, ये टेट्रा एक्वा। उसके बाद कॉपर की। अब यहाँ पर आपको कॉपर ही लिखना, क्या लिखना? कॉपर का, ये कॉपर, टेट्रा एक्वा कॉपर, और ऊपर कितना? सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड, इतना नाम है। टेट्रा एक्वा कॉपर सेकंड, क्योंकि H2 आवेश नहीं होता है, तो यहाँ पर 0 का 0, 2 प्लस का 2 प्लस रहेगा। अगला इसका नाम लिखना। ये कितनी बार है? 6 बार। और ये कौन है? NH3 मतलब एमीन, तो हेक्सा एमीन, हेक्सा ये एमीन। तो हाँ इतना समझ आ गया। आगे देखो, अब इसमें कोबाल्ट लिखो, कोबाल्टेट लिखो, तो कोबाल्ट लिखो, क्योंकि यहाँ पर Br पे माइनस है, तो इस पर क्या आएगा? प्लस। अगर संकुल आयन प्लस हो यानी धनावेशित हो तो धातु का नाम सामान्य लिखना है, कोबाल्ट का कोबाल्ट लिखना, कॉपर का कॉपर लिखना है। लेकिन अगर माइनस हो तो यहाँ पर फेरस नहीं, फेरेट लिखना, क्या लिखना? फेरेट। आयरन नहीं लिखना, फेरेट लिखना, याद रखना। अगर माइनस ऊपर हो तो, ऊपर माइनस नहीं हो तो नॉर्मल नाम, कोबाल्ट का कोबाल्ट, ये कोबाल्ट। क्लियर? अब आपको देखना है कोबाल्ट Br। Br का नाम पहले इसका लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन था, उसके बाद Br को बना ब्रोमाइड। कौन सा माइड? ये ब्रोमाइड। Br को ब्रोमो लिखते हैं, अगर अंदर होता है तो, बाहर हो तो ब्रोमाइड, याद रखना। डब्बे के अंदर हो तो ब्रोमो या ब्रोमिड हो, और बाहर हो तो ब्रोमाइड। अब इसका आवेश कितना आएगा? NH3 पे कोई आवेश होता नहीं, 0। ये तो पूरा कितना है? 0। एक Br पे 1 माइनस, तो इस पे आएगा 1 प्लस, याद रखना। तो कोबाल्ट फर्स्ट लिखना पड़ेगा। वैसे कोबाल्ट फर्स्ट दर्शाता नहीं है ना, ये पेपर में दिया उसमें लिखना पड़ेगा अपना क्या है। यहाँ पे Br3 होता है तो और जस्ता ज़्यादा, ब्रोमाइड का ब्रोमाइड होता है, यहाँ पर थर्ड लगा देता मैं, ठीक है। वैसे इसमें फर्स्ट दिए, चेक कर लो फिर भी है ना, हाँ भाई फर्स्ट दिया तो फर्स्ट लिखना पड़ेगा। अगला नेक्स्ट, इसमें हेक्सासाइनिडो, CN को बोलते हैं साइनिडो, या साइनो भी कह सकते हैं, हेक्सासाइनिडो। कोई सनिडो में लिखना, साइनिडो लिखना, सायनिडो, हेक्सासाइनिडो। बाद में फेरेट। अब ये माइनस है ना ऊपर, तो 8 लगाना, इसका नाम फेरेट लिखना, आयरन नहीं लिखना, फेरेट। बाद में 6 में से 3 गए 3, थर्ड आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। इसको ज्ञात कैसे किया? तो 1 CN का 1 माइनस, 6 का 6 माइनस, Fe की ज्ञात करनी, इसकी x मान ली, 1 CN का 1, तो 6 का कितना जाएगा? 1 CN का 1 माइनस होता है, 6 का 6 से गुणा कर देंगे, प्लस का प्लस, ऊपर कुछ है नहीं, प्लस किस बात का? सामने। अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 0 लिखते हैं, जैसे इसमें कुछ 3 लिखा है तो माइनस का कितना लिखोगे? 3। अब 6 गुणा माइनस, माइनस का 6, 6 कम 6, ठीक है। x का x बराबर माइनस का 3, अब माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3, सीधा याद रख सकते हो। 6 में से 3 गए 3। अगला इसमें दे रखा है, निम्नलिखित उपसंयोजन सत्ता में धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था का उल्लेख कीजिए। ओह, ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करनी है पूरी। अगला सेम यही ज्ञात कर बताऊंगा मैं भी, ठीक है। इसको मिटाते हैं, देखते रहना भैया एंड तक है ना। थोड़ा मेरे को पता है हालत ख़राब हो सकती है आपकी, क्योंकि पर्सन ज़्यादा है, एक साथ पढ़े अलग अलग चैप्टर के सारे। पहला है PtCl4, ठीक है, इसमें दे रखा है 2 माइनस। दूसरा है CrNH3, कितनी बार? तो सर 3 बार, और Cl2, ठीक है। अगला K3 FeCN6, FeCN6, ये ऊपर अभी था सेम टू सेम, यहाँ से 3 हटाते यहाँ पर 3 माइनस आ जाएगा, सेम बन जाएगा वापस, है ना। अब ऑर्गेनिक अब शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में ना, ये लास्ट पर्सन है इनऑर्गेनिक का। बाकी पर्सन बहुत भयंकर पर्सन है, देखते हैं, पहले ये पूरे करते हैं। आपको पूछी ऑक्सीकरण अवस्था, क्या पूछिए?
इस धातु की ज्ञात करते हैं हमेशा। एक Cl पे एक माइनस होता है, 4 पे कितना माइनस होगा तो सर 4 माइनस। अब आपको सीधा याद रखना, अगर यहाँ पर माइनस हो तो घटा दो, प्लस है जोड़ दो, तो 1 पे 1 4 पे 4, 4 में से 2 गया 2, सीधा आंसर आएगा प्लस का 2, कितना आएगा प्लस का 2। दूसरा मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, हम ज्ञात कर बता दूंगा। एक NH3 पे कोई आवाज नहीं होता, NH3 उदासीन होता, तो उदासीन वाला भूल दो, इसका कोई लेना देना नहीं है। एक Cl पे 1 माइनस, 2 पे 2 माइनस, अगर इस पे 2 माइनस है तो इस पे 2 प्लस होगा, प्लस का 2। इसमें एक Cn पे भी समझा था 1 माइनस, 6 पे 6 माइनस, ये माइनस का 6, एक पोटेशियम पे 1 का प्लस होता है, 3 पे प्लस का 3 होगा, 6 और 3 कितना होगा प्लस का 3। ये ऐसे ज्ञात करते हैं, बस सीधा आंसर है जल्दी। अब मैं आपको ज्ञात करके बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर पीटी के एक्स मान लो, बाद में 4 गुणा माइनस का 1, एक Cl पे माइनस का 1 होता है, बराबर ऊपर कितना है माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या लिखो माइनस का 2, 4 गुणा माइनस 1, माइनस का 4 होगा, उधर जाएगा तो प्लस 4, तो 4 में से 2 घटाना है, ये लिख देता हूँ, x माइनस 4 बराबर माइनस 2, x बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2, ये इसका आंसर होगा पहले वाला का। ठीक है, दूसरा यहाँ पर Cr की ज्ञात करनी, इसकी x मान लो, NH3 की 0 0 लिखना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, ऐसे लिखूँ मैं 3 गुणा 0, कोई क्या मतलब नहीं रहेगा, छोड़ो इसको, 2 गुणा 2 Cl का Cl, ठीक है, एक Cl का 1 माइनस 2 का 2 माइनस कर देंगे, बराबर ऊपर कुछ नहीं दे रखा तो 0 लिखना, ठीक है, 1 पे 1 माइनस 2 पे 2 माइनस बराबर 0, ये माइनस 2 जाएगा तो प्लस का 2, प्लस का 2। अगला ऐसे कैसे, इस पे लास्ट वाला लिखना लायक है वैसे, बाकी ये दोनों फर्जी थे। आराम से समझना थोड़ा, मेरे को पता है स्पीड मेरी तेज है, ठीक है। एक पोटेशियम पे प्लस का 1 होता है, तो 3 पे कितना होगा प्लस का 3 हो जाएगा। Fe की याद करनी है, प्लस का प्लस Cn, 1 पे 1 6 पे 6 बराबर 0, उधर कुछ नहीं ऊपर तो 0 रखना है। अब देखो 3 का 3 प्लस x का x, 6 गुणा माइनस 1 माइनस का 6 बराबर 0, इन दोनों का अंतर ले लो, 6 में से 3 गए माइनस का 3, उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर प्लस का 3। अगला जो प्रश्न है 11वां प्रश्न, वो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ठीक है, 1.5 नंबर का प्रश्न है। पहली अभिक्रिया दे रखी है आपके CH3 CH2 बाद में Cl और प्लस में दे रखा है KOH, ये KOH, यहाँ पे लिखा है एल्कोहलिक, ठीक है, और सामने लिखा उत्पाद। आपको इसको पूर्ण करना है, तो ये अभिक्रिया ये है। मैं वापस लिखूँ इसका आंसर, ये आपको ऐसे लिखे मिलेगी पेपर में, CH3 CH2 Cl, तीर पे लिखा होगा एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल अभिक्रिया, ये बीटा विलोपन, कौन सी बीटा विलोपन अभिक्रिया है, ये इसको बोलते हैं वी हाइड्रो एलोजनी करना। एक कार्बन से हाइड्रोजन हटाना, एक कार्बन से एलोजन, तो यहाँ से H गया, यहाँ से Cl गया, H और Cl मिलकर क्या बनाया तो HCl, बाकी यहाँ पर इसके बीच में बंद कैसा जाएगा तो सब द्विबंध बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर भी CH2 प्लस में बन जाएगा HCl, खत्म अभिक्रिया। HCl लिखो ना लिखो अपना कोई लेना नहीं, एथीन बनेगा, क्या बनेगा एथीन। उत्पाद वैसे एक पूछा है, एक पूछा एथीन लिखना है, यहाँ से Cl हटाओ, यहाँ से H हटाओ, इसको बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा दे रखा है ये R, ये फर्स्ट थी, ये 11वीं के सेकंड है, RCH11CH2 प्लस में HBr, ठीक है, और तीर पर लिखा है पेरोक्साइड, इसका मतलब ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाली है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि अगर H हो तो H को वहाँ जोड़ना जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर CH2 और यहाँ पर H है तो हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ते हैं और Br को यहाँ जोड़ते हैं। लेकिन अगर तीर पर पेरोक्साइड हो और अभिक्रिया HBr की हो, याद रखना तीर पर क्या लिखो पेरोक्साइड HBr जुड़ रहा हो, तो फिर एक रूल का मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। सिंपल पहले मार्कोनिकॉफ देखो, अगर पेरोक्साइड नहीं हो तो फिर H को वहाँ जोड़ना जहाँ H ज़्यादा हो और Br को वहाँ जहाँ H कम हो, और अगर पेरोक्साइड लिखा है तो फिर H को वहाँ जोड़ो जहाँ H कम है, तो H यहाँ जुड़ेगा और Br यहाँ जुड़ेगा, इतनी अभिक्रिया R CH, एक H पहले था, एक H और आ जाएगा तो CH का 2 हो जाएगा और एक बंद हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर CH2 का सेम रहेगा CH2, इस पर जुड़ जाएगा Br, ये अभिक्रिया होगी। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट, अगला प्रश्न है ग्लूकोज नहीं एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन बनने की क्रिया विधि लिखिए। ये भी सिंपल ही, भारी नहीं। ठीक है, आपको बनाना है एथेनॉल, एथेनॉल से बनानी एथीन। ठीक है, देखो इधर एथेनॉल, एथेनॉल से क्या बनानी है एथीन, और आपको लिखनी है इसकी क्रिया विधि, यानी अभिक्रिया कैसे हुई है। तो देखो कैसे, सबसे पहले एथेनॉल अभिक्रिया लिख दूं मैं, हाँ अभिक्रिया लिख देते हैं। अभिक्रिया ये है CH3 CH2OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल। इसको जब कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 433 से 443
केल्विन ताप के बीच में गर्म किया जाता है, तो फिर यहाँ से हटता OH और यहाँ से हटता H, ठीक है। H और OH हट जाता है, वही एथीन बनती है। अभी जो समझाया था आपको, CH211 CH2 प्लस में आप लिखना चाहो लिख सकते हो H2 हट जाता है, तो ये एथीन बनती है। ये एथेनॉल और ये एथीन। अब आपको इतनी अभिक्रिया नहीं लिखनी थी, आपको तो इसकी क्रिया विधि लिखी, अभिक्रिया कैसे हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो पहले क्रिया विधि। क्रिया विधि में हमेशा पहले जो अम्ल होता है वो H प्लस बनाता है, तो यहाँ पर ये जो H प्लस है, सॉरी H2SO4 है, वो दो भागों में टूटेगा। किसमें? एक तो बनाएगा H प्लस और एक बनाएगा HSO4 माइनस, ठीक है। ये जो H प्लस बनाया अब वो जाकर अटैक करेगा और आगे अभिक्रिया संचालित होगी। तो इसमें पहला स्टेप है, उसका नाम है प्रोटोनीकरण। क्या है? प्रोटोनीकरण। ये स्टेप याद रख लेना। यानी ये जो एल्कोहल है, ये CH3 CH2 और यहाँ पर OH है, प्लस में H प्लस आकर जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपनी LP बंद के रूप में किसके साथ लगाएगा? H के साथ। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, प्लस मतलब कमी है, भूखमरी है। यहाँ से जैसे ये इलेक्ट्रॉन कौन लगाएगा? ऑक्सीजन, तो इसके साथ बंद बन जाएगा, और बंद तो बन जाएगा, इसका प्लस किसके पास आ जाएगा? ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? ऑक्सीजन, और ग्रहण कौन कर रहा है? H। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस आता है, तो देखो समझो क्या बनेगा। यहाँ पर CH3 का CH3 CH2 का CH2, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। O का O, एक H पहले से था, एक H और जुड़ गया, H हो गए 2, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा प्लस, LP दे जाएगी 1, 2 LP थी, 1 LP दे जाएगी, एक देने के कारण इस पर प्लस आ जाएगा। ये पहला स्टेप होता है कंप्लीट। दूसरा प्रोटोनीकरण के जस्ट बाद दूसरा था कार्ब कैटायन का निर्माण। किसका? कार्ब धनायन का निर्माण, या आप बोल सकते हो निर्जलीकरण, क्योंकि इसमें से जल हट जाएगा। देखो क्या होगा, ये वापस यूज करना है। क्रिया विधि में यही होता है, पहले का उत्पाद दूसरे का विकारक होता है। CH3 का CH3 CH2 का CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, H का H का H, यहाँ पर प्लस है और 2 LP है, 1 LP सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे पहले इलेक्ट्रॉन देने के कारण क्या आया था? प्लस। अब अगर ये ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन वापस खींच ले तो बताओ कायदे अनुसार ऑक्सीजन ले जाएगा माइनस, प्लस माइनस 0, यानी यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते इसका आवेश हट जाएगा और यहाँ से H2 हो जाएगा। लेकिन अब नुकसान किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जैसे ये बंद के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेके जाएगा, कार्बन का नुकसान और इस पे प्लस आ जाएगा, तो ये बनेगा क्या? यहाँ पर CH3 CH2, अब ये प्लस यहाँ आ जाएगा बेचारे पे, कार्बन पे, और H2 क्या हो जाएगा? अलग। इसको बोलते हैं निर्जलीकरण, जल का हटना। आगे देखो नेक्स्ट, ये जल। तीसरा स्टेप, पहले स्टेप में H प्लस कहीं पे जुड़ा था, उसको बोलते हैं प्रोटोनीकरण। तीसरे स्टेप वापस हट जाएगा, इसको बोलते हैं विप्रोटोनीकरण। विप्रोटोनीकरण याद रखना भाई, ठीक है। तो इसमें विप्रोटोनीकरण में H प्लस वापस हट जाता है। ये जो अब मैं इसको लिख रहा हूँ, ये CH3 का ऐसे लिख सकता हूँ, CH2 और H, तो भले लिखो क्या फर्क पड़ता है? CH3 है, CH2 और H लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अगला CH2 पे क्या है? तो अक्सर प्लस है। अब चेक करो, इस बंद के इलेक्ट्रॉन गए थे, इसी कारण इस पे क्या आया? प्लस। अगर इसको वापस इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो प्लस हट जाएगा, तो ये जो बंद है इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ शिफ्ट होंगे, एक बंद तो पहले से था, एक बंद और आ जाएगा, बंद हो जाएंगे 2 और H प्लस हो जाएगा अलग, तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 CH2 प्लस बन जाएगा H प्लस, और ये आपका है एथीन। शुरू किससे की थी? एथेनॉल से। तो एथेनॉल से एथीन इस प्रकार से बनता है। क्लियर? ये है क्रिया विधि, वो पेपर में आने लायक संभावना है भाई, ठीक है ना, आ सकती है। आगे देखो नेक्स्ट, अगला प्रश्न है ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने वाला एंजाइम। बहुत सिंपल प्रश्न आएगा, पेपर में आ सकता है ना, ठीक है। आर का पहले भी ये सारे प्रश्न वही है जो पेपर में आने वाला है, ठीक है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज स लिखो, ग्लूकोज लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बदलना एथेनॉल में, किसमें? एथेनॉल। आपको सीधा एंजाइम पूछे, एंजाइम सीधा याद रखना है, यहाँ पर आएगा जाइमेज। कौन सी मेज? जाइमेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही आ सकता है। सुक्रोज है, इस सुक्रोज को आपको चेंज करना है ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो प्रश्न आ सकता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सुक्रोज को बदलने वाले एंजाइम का नाम, इसका नाम है इन्वर्टेज। कौन सा? इन्वर्टेज, या इसको बोलते हैं सुक्रेज। इन्वर्टेज बोलो, सुक्रेज बोलो, एक ही बात, ठीक है ना। ये एंजाइम भी आ सकता है प्रश्न, दो फेमस प्रश्न है, बता दिया वो। अगला, और एक और लैक्टोज वाला याद रखना। लैक्टोज को किसमें? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कौन तोड़ता है?
बीटा गैलेक्टोसाइडेज बायोअड़क काम आ सकता है केमिस्ट्री में, बायोअड़क। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम किसको, लैक्टोज को, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। ये आपको आप पढ़ोगे लेकोपेरोन में, उसमें काम आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाँ, विटामिन ए तथा बी की कमी से होने वाले रोगों का नाम, सिंपल नाम है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, कौन सा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से विटामिन ए, हाँ ये विटामिन है, इसकी कमी से रतौंधी, एक तो फेमस रोग है, सबको याद है। एक और याद रखना साथ साथ में गिफ्ट में, जीरोथैलेमिया भी लिखा सकता है, थैलेमिया भी लिखा सकता है, जीरोथैलेमिया, क्लियर। जीरोथैलेमिया ए जी ऐसे याद रखना, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, तो ये ए और जी कौन सा, ए की कमी से रतौंधी और जीरोथैलेमिया। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, कौन सा नॉल, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल की कमी से रोग होता है रतौंधी। रेटिनॉल वैसे भी रेटिना कहाँ होता है, आंखों में, तो रोग भी आंख में रातींदू, दिन में दिखे को नहीं, रात में रातींदू, ऐसा होता है ना, रात में रातींदू, दिन में हुजे को नहीं, ऐसा होता है ना, कुछ नहीं। विटामिन बी, इसकी कमी से, वैसे विटामिन बी के कई सारे प्रकार है, अपने विटामिन बी जब भी पूछे तो विटामिन B1 यूज करना, ठीक है। विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन, कौन सा मीन, थायमीन। और इसकी कमी से रोग होता है बेरी, कौन सी बेरी, बेरी, क्लियर, याद रखना भाई। नेक्स्ट प्रश्न इसमें दे रखा है, शर्करा के आधार पर डीएनए एवं आरएनए मंत्र लिखिए। सिंपल प्रश्न है, डीएनए और आरएनए। पहले आरएनए लिखते हैं, आरएनए में होती राइबोज है शर्करा, सही लिखे, बढ़िया। तो बीटा डी राइबोज शर्करा, ये किसमें पाई जाती है, तो ये होती है आरएनए में, और डीएनए में होती है बीटा डी 2 डीऑक्सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डीऑक्सी राइबोज, पीछे वही शर्करा। तो शर्करा के आधार पर ये अंतर होता है, इसमें बीटा डी राइबोज शर्करा होती है, इसमें बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, SN1 और SN2, ये आप अपने आप पढ़ लेना, क्योंकि ये किताब में वैसे भी लिखी होगी और आपने कई बार पढ़ी होगी, इसको समझने का मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम खाने वाली है बिक्री। कोई भारी प्रश्न जो समझ नहीं है वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। SN1 SN2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारी नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप एक बार किताब से पढ़ लेना, आपको पहले पढ़ देगी, नहीं पहले पढ़े या फिर आप नोट्स वगैरह आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ से पढ़ लेना, ये नहीं पहले पढ़े तो बोल मैं समझ दूंगा, बहुत ईजी है, ठीक है। इसका सार समझा देता हूँ छोटा सा ना, तो कर देखो इधर, ठीक है। SN1 पहली बात तो याद रखनी है, 2 पदों में होती है, कितने पदों में, 2। पहला पद कार्बोधनाइन का निर्माण, ठीक है। कार्बोधनाइन कैसे बनेगा, देखो इधर, ये जो RX है, कौन है, RX मतलब एलोइल केन है, इसमें पहले स्टेप में R पे आता प्लस और X पे आता माइनस, क्लियर है। तो ये जो बना है इसको बोलते हैं कार्बोधनाइन। अब इस R का मान आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। R 3 डिग्री ज्यादा इससे होगा, 2 डिग्री 1 डिग्री। दूसरा स्टेप जो होता है वो है नाभिक स्नेह का आक्रमण, किसका, नाभिक स्नेह का आक्रमण। तो इसमें ये जो R+ बना है, इस R+ पे यहाँ पर देना धीमा पद ही वेग निर्धारक पद होता है रहना, ठीक है। ये R+ पे ये मान लो कोई NU मतलब नाभिक स्नेह अटैक करेगा, और यहाँ पर बन जाएगा RNU, क्लियर। ये होती है SN1 एकाणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, 2 पदों में। तो इसमें अगर आप धीमे पद की बात करो तो वेग निर्धारक पद अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती होता है क्रियाकार की सांद्रता, तो ये और ये 2 पद है, तो उसमें धीमा पद ही काम आता है रहना। तो RX पूरे में और कुछ है नहीं, तो RX की पावर कितनी होगी 1, तो इसकी कोटि कितनी है, कोटि बराबर आएगी 1, याद रखना, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं SN1, क्योंकि इसके वेग निर्धारक पद में धीमे पद में एक क्रियाकार की भाग लेता है, वो होता है नाभिक स्नेह, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, यौगिक होता है एलोइल केन, ठीक है, याद रखना SN1, बस इतना याद रखना। उसके में इसमें क्रियाविधि पूछ ले तो 3 डिग्री 2 डिग्री, ये RX की क्रिया चलते रहना, RX ज़्यादा क्रिया से लिखो 3 डिग्री, बाउंड 2 डिग्री, बाद में 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में होगा मेथिल X। ये रीजन क्या है, क्योंकि इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनता है, यानी कार्बोधनाइन बनता है, इस कार्बोकैटायन का हिस्सा है तो ये होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, अगर SN2 होती, क्या होती, SN2 तो क्या होता, SN2 अभिक्रिया एक ही पद में होती है, ठीक है। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, जबकि SN2 में मध्यवर्ती बनता है, संक्रमण अवस्था, इसलिए ये एक पद में होती है, एक पद में
उसमें क्रियाशीलता क्या थी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इसमें उल्टी हो जाएगी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उससे भी कम होगा मैथ्री, मतलब सबसे ज़्यादा मैथ्री होगा, सॉरी। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। यहाँ पर लिखना क्या है, ये आर एक्स, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर CH3 आर की जगह CH3 जुड़ा है Br। आपको क्या करना है, इसकी बिक्री करानी OH से, किससे, OH माइनस से। तो कैसे बिक्री होगी, अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करता है। यहाँ पर डेल माइनस, इस पर डेल प्लस, क्योंकि हेलोजन विद्युतरणीय ज़्यादा होता है इसलिए इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। तो यहाँ पर ये जो OH है वो इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित, माइनस माइनस प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर एक मध्यवर्ती बनता है, यानी ये जो CH3 है H और H, इस पर एक Br तो पहले जुड़ा हुआ था, ये Br का बंध टूट रहा है और इधर से OH विपरीत तरफ से जुड़ेगा और ये अटैक करेगा माइनस। ठीक है, तो इस पर माइनस, इस पर माइनस, ये दोनों आपस में अटैक करेंगे। अगले स्टेप में ये हट रहा है और ये जुड़ रहा है, तो ये पूरा हट जाएगा और ये जुड़ जाएगा। तो उत्पाद जो बनेगा उसमें ऐसे होगा, ये CH3 इधर रह जाएगा और OH इस तरफ आकर जुड़ जाएगा। तो इसका विन्यास पूरा उल्टा होगा। इस प्रतिबंध को बोलते हैं वाल्डन प्रतिबंध, याद रखना। ठीक है, ये SN2, ये एक पद में होती है, इसमें कितने क्रियाकारक है 2। तो अगर आप इसका वेग लिखोगे तो समानुपाती 2 बार लिखना पड़ेगा, CH3 Br इसकी पावर 1 और OH की पावर भी 1, जो नाभिक से नहीं है। तो इसमें 2 आते हैं, इसलिए इसकी कोटि भी 2 आती है, इसलिए इसको SN2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SN2, याद रखना। ये समझने वाली चीज़ थी, बाकी आप लैंग्वेज पूरी पढ़ लेना, एक एक एग्जाम्पल दोनों का पढ़ लेना, इतना आपको याद रखना SN2 में और SN1 में। ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है 3 नंबर का। ठीक है, हाँ, तो 14 प्रश्न हो चुके हैं। अगला 15वां प्रश्न बात करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है कि फिनॉल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई मेथनॉल से कम होती है, उसका रीजन क्या समझाना। तो देखो इधर एक तो है फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन पर कौन जुड़ा हुआ, OH। ठीक है, यहाँ पर होगा O और यहाँ पर होगा OH। ठीक है, इसको बोलते हैं फिनॉल। और दूसरा है मेथनॉल मतलब CH3OH। अब आपको पूछा है इनमें से इसकी जो बंध लंबाई वो अधिक है और फिनॉल की कम है, यानी फिनॉल की बंध लंबाई जो है, फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई मेथनॉल से कम होती है। रीजन क्या है, यानी कार्बन ऑक्सीजन बंध, ये जो बंध है इस बंध की लंबाई इस बंध से कम है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बंध ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बंध की लंबाई यहाँ पर कम है, यहाँ पर अधिक है, उसका रीजन बताना आपको। तो आपको पहले बता दूं कि ये जो बंध लंबाई है वो एक टॉपिक होता है, बंध लंबाई, ये 11th का है वैसे, लेकिन अपन समझा सकते हैं। बंध लंबाई जो होती है वो किसके, परमाणु की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके बढ़ने के साथ घटती है। यानी जितना ज़्यादा विद्युत ऋणता होगा कोई किसी परमाणु का, वो उतना छोटा बंध बनाएगा, और विद्युत ऋणता कम होगी तो बंध बड़ा बनाएगा, इतना याद रखना। तो अब आपको चेक करना है इनमें विद्युत ऋणता मंत्र कैसे होगा। तो आपको चेक करना है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। दूसरा, ये जो विद्युत ऋणता है EN मतलब विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये S% लक्षण के समानुपाती होती है, S% लक्षण। ठीक है, यानी अगर किसी कार्बन में S% लक्षण ज़्यादा है तो फिर उसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी, और विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो बंध लंबाई घट जाएगी, इसलिए ये जो फिनॉल की बंध लंबाई वो कम होती है। तो आपको लिखना कैसे, इधर समझो, ये ऑक्सीजन है, ये जो कार्बन है इधर वाला कार्बन, इस बंध को आप ऐसे बना सकते हो, गोले को, ये भी बंध है। अब आप चेक करो ये वाला जो कार्बन है उसका संकरण कैसा होगा, तो सर sp2 होगा। कैसा होगा, sp2 क्यों होगा, क्योंकि इसने 3 बंध बनाए, 3 सिग्मा बंध 1 पाई बंध, प्रत्येक डबल बंध में 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा। तो यहाँ पर कितना सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। ये दूसरा जो बंध है वो पाई बंध होगा, तो यहाँ पर 3 सिग्मा होने के कारण इसका संकरण कैसा होगा, sp2। और यहाँ पर 3 तो हाइड्रोजन है और 1 है, चारों अलग अलग बंध है, तो इसका संकरण होगा sp3। क्लियर। तो यहाँ पर याद रखना, मैथेनॉल में कार्बन का संकरण sp3 होता है, जबकि फिनॉल में sp2 होता है। तो जब sp2 संकरण है तो एक है sp2, एक है sp3। ये किसमें, तो sp2 है फिनॉल में, ठीक है, और sp3 किसमें, तो अक्सर मैथेनॉल में। ये मैथेनॉल में कौन सा है, मैथेनॉल में sp3 है, और sp2 किसमें, फिनॉल में। अब आपको चेक करना S% लक्षण, कौन सा, S% लक्षण, वो किसमें ज़्यादा होगा। तो इसमें देखो टोटल कक्षक 3 है, S का 1 है, P के कितने 2, तो S का 1, अगर 3 का भाग लगाओ 100 में तो लगभग 33.33% आएगा। क्लियर। और अगर टोटल कक्षक वही 100% है, S 1 है और बाकी के 3 4 है, कुल कक्षक 4 है, तो 100 में अगर 4 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर आएगा 25%। तो विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा होगी, विद्युत ऋणता S% लक्षण के समानुपाती है, यानी जैसे जैसे S% लक्षण बढ़ता है वैसे वैसे विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो इसमें विद्युत ऋणता फिनॉल वाले कार्बन की अधिक होगी। रीजन क्या है, क्योंकि फिनॉल वाले में S% लक्षण 33% ज़्यादा है। क्लियर। और इसमें 25% है तो कम है, तो इसमें विद्युत ऋणता अधिक होती है। अगर विद्युत ऋणता अधिक होगी फिनॉल में तो फिर बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम। ऐसे लिखना आपको। तो आपको ये मैंने पूरा समझा। आपको लिखना कैसे कि फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई मेथनॉल की तुलना में कम होती है, क्योंकि कार्बन में फिनॉल में कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है, अतः
इसका संकरण sp2 s प्रतिशत से लक्षण अधिक होता है, इसी कारण इसकी बंध लंबाई घट जाती है, याद रखना, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। क्लियर। अब इसको चेक करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ईथर में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बंध कोण चतुष्फलकीय कोण से थोड़ा सा अधिक क्यों होता है, उधर समझो। अगर बात करें ईथर की तो ईथर में बीच में होता ऑक्सीजन, इधर होता कार्बन, इधर भी होता कार्बन। तो ये जो कार्बन और कार्बन है वो दोनों एक प्रकार के, सेम टू सेम टाइप के। तो इस प्रकार के ईथर में सेम टू सेम मतलब प्रकार इनका सेम है, पैटर्न सेम है पूरा पूरा। तो ये जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए बंध कोण, ये जो बंध कोण है नॉर्मल। यहाँ पर ऑक्सीजन का संकरण कैसा होगा, sp3, क्योंकि इसमें देखो दो तो बंद है, दो सिग्मा बंद है, एक सिग्मा दो सिग्मा और दो एलपी। संकरण ज्ञात करने का एक ही नियम है, एलपी प्लस बीपी। एलपी मतलब लोन पेयर, लोन पेयर कितने हैं तो दो लोन पेयर है, और बीपी मतलब बॉन्ड पेयर, बंद कितने बना रहा है, बंद में सिग्मा बंद काउंट करना है, बंद एक और एक, दो बंद है, तो दो बंद बनने के कारण संकरण कैसा होगा इसका, दो दो चार, दो एलपी और दो बीपी है, संकरण होगा sp3। और जब किसी परमाणु का संकरण sp3 होता है, कैसा होता है sp3, तो बंध कोण का मान 109.5 डिग्री लगभग होना चाहिए, या 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। ये लिखो या ये लिखो, एक बात है, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर, ऐसे लिखता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, होना ये चाहिए। इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय कोण। क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय कोण। लेकिन ईथर में ये जो बंध कोण है वो ज़्यादा हो जाता है, लगभग 111 के आसपास चला जाता है, 111.7 डिग्री चेक करना, ठीक है। मतलब इससे अधिक हो जाता है, उसका रीजन बताना है। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन समान प्रकृति के होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसके कारण ये थोड़ा बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षण से थोड़ा दूर चले जाता है, इसलिए बंध कोण बढ़ जाता है। क्लियर, इतना याद रखना। तो समान प्रकृति के कार्बन में प्रतिकर्षण होने के कारण इसका बंध कोण बढ़ जाता है। अगला नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है इसमें, समावयवी एल्कोहलों में शाखन यानी शाखा बढ़ने पर क्वथनांक कम क्यों हो जाता है, इधर समझो। जैसे मैं बात करूँ पेंटेनॉल की, CH3 CH2 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 और OH, ये पेंटेनॉल है। क्लियर, आप 5 कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है पेंटेनॉल। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर लगा दिया OH, ये पेंटेनॉल। क्लियर। दूसरा, अगर आपने क्या किया, शाखन का मतलब शाखा बढ़ाना, अगली बार आपने इस एक कार्बन को साइड में ले लिया, CH3 कार्बन वही 5 रखना है और श्रृंखला में कितने कर दिए 4 कार्बन, यहाँ पर लगा दिए OH, कार्बन वही 5, 1 2 3 4 5। क्लियर, इसको आप ऐसे बना सकते हो, एक कार्बन कम करना, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया OH और एक बंद यहाँ बना दिया, या फिर इसको उल्टा बना देते हैं, यहाँ पर लगा दिया CH, ये एक बंद खाली छोड़ दो, ये बंद खाली होता है, खाली बंद का मतलब इसी CH3 रखना। तो 1 2 3 4 तो श्रृंखला में, एक साइड में 5 हो गए। अब आप देखो अगली बार आप कैसे बना सकते हो, इस प्रकार से CH2 और यहाँ पर लगा दिया OH, तो ये N है, ये I से और ये न्यू है। तो जैसे जैसे आप देखो इसमें कोई शाखा नहीं है, इसमें एक शाखा है, इसमें कितनी शाखा है, 2 शाखा है। तो इसमें अगर आप बनाओ तो एक कार्बन होगा, इसमें वैसे बढ़ना की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर भी बनाना चाहो तो 3 कार्बन बनेंगे। इस प्रकार से कोई 3 से ज़्यादा ही बनाता है, हमेशा 3 तक बनाता नहीं, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया जैसे OH, तो एक बंद इधर फ्री होगा, एक बंद इधर फ्री होगा। इस प्रकार श्रृंखला बना कोई मतलब नहीं, आपको वो याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे शाखन बढ़ेगा। अब आप सोचो इस प्रकार का अगर कोई अणु हो, इस प्रकार का अणु पे दूसरा अणु वैसे रखा जा सकता है, तो वहाँ से रखा जा सकता है। ये मान लो एक अणु है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर OH है। अब ऐसा कैसा दूसरा अणु हो तो इसके ऊपर आसानी से रख सकते हो आप, तीसरा हो तो फिर से रख सकते हो। ऐसे पहले कितने अणु हो आप चाहो उतने रख सकते हो, OH लगे यहाँ पर जुड़े रहेंगे, OH सारे बहुत सारे OH। क्लियर। तो ये जो अणु है इसके मध्य दूरी बहुत कम होगी, दूरी कम होगी तो आकर्षण बल अधिक होगा, और आकर्षण बल अधिक है तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के यौगिकों का क्वथनांक क्या होगा, अधिक, जिसमें कोई शाखा नहीं है। क्लियर। लेकिन अगर शाखन बढ़ जाएगा, जैसे मान लो ये यौगिक है, ऐसा दूसरा यौगिक इसके ऊपर रखना हो तो यहाँ पर OH है, अब आपने देखा यहाँ पर एक बंद है, जैसे आप रखोगे तो इसके बीच में गैप आ जाएगा, फिर से ऐसा, समझ में आया। तो यहाँ पर आप जब ऐसे यौगिक को एक के ऊपर एक रखोगे तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, गैप। और जब भी किसी अणु के बीच में गैप आ जाता है तो फिर वो उड़ना थोड़ा आसान हो जाता है, यानी उसका वाष्पन या फिर क्वथनांक घट जाता है। तो याद रखना, इसीलिए पक्षी उड़ते हैं क्योंकि उनकी हड्डियाँ खोखली होती है, ठीक है। तो इसके मध्य आपको याद रखना है, कारण क्या लिखोगे, वान डेर वाल बल कम हो जाना, वान डेर वाल बल दुर्बल। क्लियर। यानी ये जो पहले अगर शाखन नहीं है तो वान डेर वाल बल प्रबल होंगे, और शाखन बढ़ जाएगा तो वान डेर वाल बलों में कमी आ जाएगी, तैयार रखना। इसीलिए इनके तो एल्कोहल में समावयवी एल्कोहल जो होते हैं उनके क्वथनांक किसके ज़्यादा होते हैं, सामान्य के, यानी सीधी श्रृंखला वाले, और शाखन बढ़ने पर क्वथनांक में कमी आती है, ये याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसके तो हम दे रखा है कि एथेनॉल का क्वथनांक मेथॉक्सी मेथेन से अधिक होता है, क्यों? एथेनॉल CH3 CH2 OH, इसका नाम एथेनॉल है। और मेथॉक्सी मेथेन मतलब CH3 OCH3, इसका नाम है मेथॉक्सी मेथेन। अब देखो दोनों हम कार्बन हाइड्रोजन लगभग बराबर है, तो इसका क्वथनांक ज़्यादा है, उसका काम है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अकेला है, इसमें हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो ये जो है इस प्रकार से रहता है C2H5O, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? H, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर लगा दिया O और यहाँ पे क्या लगा दिया H, ऐसे वापस दूसरा अणु O C2H5, फिर ये H, तीसरा अणु OH है, और यहाँ पर कौन है C2H5, यानी ये R का मान है, R चेंज होता रहता है, और OH के मध्य क्या बच रहता है? हाइड्रोजन बंध। तो ये जो बंध अपने बनाया, इस बंध का नाम है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतर आणविक कौन सा? हाइड्रोजन बंध। तो एल्कोहल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध प्रबल पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से इसका क्वथनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है, और जबकि ईथर में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये कैसा होता है? दुर्बल होता है। उसमें हाइड्रोजन बंध बनते भी बहुत कम बनते हैं, ठीक है, इसलिए उसका क्वथनांक कम होता है और एल्कोहल का अधिक होता है। ये प्रश्न आता है, तो आपको कारण इसे लिखना है, एल्कोहल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति के कारण इसका क्वथनांक ईथर से अधिक होता है। किसका कम होगा? मेथॉक्सी मेथेन का कम होगा, क्योंकि उसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध दुर्बल या नहीं पाए जाते हैं, जबकि एल्कोहल में प्रबल होते हैं, एथेनॉल में, ठीक है। और ये चित्र साथ बनाना इंपॉर्टेंट है। अगला, एथेनॉल आसानी से जल में विलय होता है। अब देखो ये बहुत सिंपल प्रश्न आता है, ये एथेनॉल है, अगर आपको क्वथनांक बताना है तो इनको आपस में जोड़ दो, और अगर जल में विलय बताना है तो यहाँ पर एक अणु जल का ले लो। किसका? जल का। एक जल एक एल्कोहल, एक जल एक एल्कोहल, तो वो जल में विलयता बताएगा। ये वापस आंसर सेम रहेगा, ठीक है, चेंज कर देखो इसको। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल आसानी से जल में विलय हो जाता है, रीजन क्या है? तो समझो इधर एथेनॉल दे रखा है इसमें भी, तो यहाँ पर लगा दिया O और H, यहाँ पर लगा दिया C2H5, ये एथेनॉल C2H5OH। वापस अगली बार एक अणु जल का जोड़ दो, HOH, फिर से एक अणु किसका? अच्छा इसको उल्टा कर देते हैं, H को H से नहीं जोड़ना, H को O से जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दो O, यहाँ पर क्या लगा दो? C2H5, H इधर लगाओ उधर लगाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बार वापस HOH लगाना, OH, ये चलता रहेगा, O से H को जोड़ना देना, ठीक है। यहाँ पे वापस O है तो H लगा दो, HO C2H5, जैसे हम ऐसे चलती रहेगी। तो एक अणु किसका होगा? जल का, एक अणु किसका होगा? एल्कोहल का। तो एल्कोहल और जल के मध्य वही क्या लिखना? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इसी कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं और ये एल्कोहल जल में घुल जाता है, विलय हो जाता है। तो याद रखना एल्कोहल जल में विलय होता है, इसका रीजन ये है क्योंकि जल के अनुसार क्या बनाते हैं? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। क्लियर? इतना याद रखना भाई, क्लियर, ये याद रखना। आगे देखो नेक्स्ट है फिनॉल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है, रीजन क्या है? अगला प्रश्न है फिनॉल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, क्या? इसका कारण बताना आपको, ठीक है। तो फिनॉल, ये फिनॉल है, बेंजीन पर क्या होना चाहिए? तो सर OH होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर O के पास कौन होगा? तो सर H होगा। अगर ये ऑक्सीजन इस OH बंध के इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? ग्रहण कर ले, तो फिर ये H+ त्यागेगा और त्यागने वाले को बोलते हैं अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर एक आयन बनेगा, उसका नाम है फिनॉक्साइड। यहाँ पर कौन है? O पे माइनस आ जाएगा और H+ क्या हो जाएगा? अलग। ये जो आयन बना है इसका आयन का नाम है फिनॉक्साइड आयन, क्लियर। और ये जो है वो फिनॉल है। अगर मान लो ऐसे कैसे इसकी जगह एल्कोहल होता तो आप लिखते ROH, कोई भी एल्कोहल हो सकता है, इसमें एथेनॉल नहीं एल्कोहल दिया, कोई भी एल्कोहल हो सकता है, ठीक है ना। इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? वही यहाँ पर ऑक्सीजन किसके बंध के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? OH बन के। अगर ग्रहण कर लेगा तो यहाँ पर RO, इस पे आ जाएगा माइनस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले माइनस आता है और त्यागने वाले पे प्लस आता है, तो H+ अलग होगा, मतलब ये भी अम्लीय है। एल्कोहल भी अम्लीय है और फिनॉल भी अम्लीय है, लेकिन ज़्यादा अम्लीय फिनॉल है, वो आपको समझाना है। तो यहाँ पर ये है एल्कोहल, ठीक है, और इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड, क्लियर। तो एल्कोक्साइड और वहाँ पर बनना फिनॉक्साइड। तो अभिक्रिया हमेशा स्थायित्व की ओर चलती है। ये जो फिनॉक्साइड है अगर इसका स्थायित्व ज़्यादा है तो ये अभिक्रिया होगी, वरना नहीं होगी। तो याद रखना इसमें जो दो आयन बन रहे हैं, फिनॉल से क्या बन रहा है? फिनॉक्साइड। एल्कोहल से बनता है एल्कोक्साइड। तो फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व एल्कोक्साइड आयन से अधिक होता है, क्योंकि उसमें अनुनाद पाया जाता है, उसकी 5 संरचनाएं बनती है, इसीलिए ये अधिक स्थायी है। और फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व अधिक होने के कारण फिनॉल अधिक अम्लीय होता है, याद रखना। तो क्या होगा? इसकी संरचना बना सकते हो आप। संरचना आपको वैसे आनी चाहिए बनानी, फिर भी मतलब मैं बना देता हूँ थोड़ी बहुत, है ना, थोड़ी बहुत, क्या पूरी बना देंगे। इस पे माइनस है। अगले स्टेप होगा क्या? ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो क्या बनेगा,
इन दो बंधों में कोई चेन नहीं है, ये सेम टू सेम बना दोगे। अब यहाँ से बंद के इलेक्ट्रॉन आए, ऑक्सीजन पे माइनस क्यों आया था, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे। अभी इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे तो यहाँ पर डबल बंध बन जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो माइनस था वो हट जाएगा। क्लियर। अब जैसे ही बंद के इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, तो ये माइनस यहाँ से हो जाएगा, आगे से आगे चलता रहेगा। अगले स्टेप में ये जो माइनस के बंद के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाएंगे, इस जगह पर डबल बंध बन जाएगा, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो ऐसे चलती रहती है सर। ये बंद सेम टू सेम, इसमें कोई चेन नहीं, ऑक्सीजन ऊपर में कोई चेन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब यहाँ द्विबंध बन जाएगा और यहाँ पर एलपी और माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में इस बंद के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, ऐसे चलती रहती है। ठीक है, मैं इधर बना रहा हूँ, ये बंद के वहाँ चल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये बंद बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर डबल बंद ऑक्सीजन। क्लियर। और लास्ट संरचना हमेशा पहले वाली संरचना के सेम टू सेम होगी, खाली बंद का क्रम अलग होगा। ये बंद के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उस बंद के इलेक्ट्रॉन वहाँ चले जाएंगे वापस, तो यहाँ पर बंद, यहाँ पर बंद, यहाँ पर बंद और यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। क्लियर। तो आपको कारण क्या लिखना है कि फिनॉल जो है वो एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि फिनॉल से बनने वाले फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व एल्कोहल से बनने वाले एल्कोक्साइड आयन से अधिक होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन की 5 अणुओं संरचना बनती है तो इसका स्थायित्व अधिक होता है, जबकि एल्कोक्साइड की कोई संरचना बनती नहीं है। इतना कारण आपको लिखना सेम टू सेम, और ये संरचना साथ में बनानी है, इतना लिख दोगे आपको फुल नंबर मिलेंगे दाब के। ठीक है, अगला नेक्स्ट। अब देख लो, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस इसमें बंद इस तरफ होंगे तो इसमें बंद अलग जगह होंगे। ठीक है, एक छोड़ कर एक होगा। तो ये 15% हो गया पूरा। अब पर्सन प्योर ऑर्गेनिक है, बढ़िया पर्सन, हालांकि वो भी ऑर्गेनिक का था लेकिन अब अभिक्रिया वाले पर्सन। ठीक है, 16% बहुत बढ़िया पर्सन है। 16% दे रखा है कि निम्न अभिक्रिया को पूरा कीजिए और ए और बी को पहचानिए। पहला दे रखा है C6H5NO2। ठीक है, इसकी अभिक्रिया आपको करानी है SN और HCl। सबसे भयंकर इंपॉर्टेंट अगर कोई अभिक्रिया है तो यही है, पेपर में आएगी, मतलब आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। ठीक है, SN और HCl, और यहाँ पर जोड़ने आपको 6 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? 6। और इसके बाद में बढ़ेगा आपके ए उत्पाद। ठीक है, इस ए की अभिक्रिया आपको करानी है NaNO2 और HCl से, NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, इससे अभिक्रिया करोगे तो एक उत्पाद बनेगा, इसका नाम है बी। अब आपको करना क्या है, ए और बी की पहचान करनी है। ठीक है, तो चलो मैं बना देता हूँ, कैसे पहचान करोगे। सबसे पहले ये जो है आप इसमें बेंजीन बनाओ, ये बनाओ, कोई फर्क नहीं, ये तो पर्सन दे रखा है, मैं इसको अलग कर देता थोड़ा ताकि आपको मिल जाए। यहाँ पर ये रिंग बना दो, यहाँ पर लगा दो NO2। क्लियर। ये और ये दोनों सेम चीज़ है, इसको बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रो बेंजीन। और ये रट लेना, घोट के पी लेना, ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आएगी पेपर में, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। इसकी आपको अभिक्रिया कैसे करानी है, SN और HCl। ये एक अपचायक है, हाइड्रोजन जोड़ता है। कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। ये 6 हाइड्रोजन पेपर में लिखे मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिले तो भी आपको याद रखना 6 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन तो मिलेंगे ऑक्सीजन को और 2 हाइड्रोजन मिलेंगे नाइट्रोजन को। क्लियर। तो ये इस प्रकार से टूट देगा, यानी यहाँ पर रह जाएगा NH2, वहाँ पर बन जाएगा H2, 2 H2 बन जाएंगे। ठीक है, अपने H2 लिखना नहीं, अपने मेन उत्पाद लिखना है बेंजीन वाला। तो यहाँ पर बेंजीन के बेंजीन, यहाँ पर NH2 हो जाएगा, इसको बोलते हैं एनिलीन। कौन सी लीन? ये एनिलीन। क्लियर, याद रखना भाई, एनिलीन बन जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर अपचयन हुआ है, 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अलग हो जाएंगे, सॉरी 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाएंगे, H2 बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा NH2। अब इस ए, तो यानी ए उत्पाद ये होगा जिसका नाम एनिलीन। ठीक है, या बेंजीनेमिन कह सकते हो, बेंजीनेमिन। बेंजीनेमिन लिखो, बेंजीनेमिन लिखो, एक ही है बेंजीनेमिन। क्लियर, बेंजीन प्लस एमीन। यहाँ पर अब इसकी अभिक्रिया करानी है NaNO2 और HCl, इन दोनों के मिलने से नाइट्रस अम्ल बनता है। तो नाइट्रस अम्ल से इसकी अभिक्रिया द्वारा क्या बनेगा, ये सीधा रट लेना, फायदे में रहोगे ना, समझना कोई मतलब नहीं इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट अभिक्रिया पेपर में आएगी वैसे भी। यहाँ पर क्या लगा दोगे, N2 प्लस और Cl माइनस BDAC। कैसी BD? ऐसी BD, BDAC। ठीक है, BDAC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई ये, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। फिनॉल या इसकी अभिक्रिया पेपर आती भाई, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर, ये बनेगा। तो आपके ए उत्पाद का नाम होगा बेंजीनेमिन और बी का नाम क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में कहीं ना कहीं पे कैसे भी किस्तों में तो भी आएगी जरूर। अगला प्रश्न, ये ए था। अगला बी या ब में दे रखा आपके एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाई, अभी बनाई थी वही सेम टू सेम, इसमें फर्क कुछ नहीं है। किसकी? एनिलीन की बनानी है। एनिलीन में फिनॉल में कोई फर्क नहीं है, बस फिनॉल में OH होता है, एनिलीन में NH2 होता है। संरचना पूरी सेम टाइप की रहेगी भाई, ठीक है। एक बार बनाते फटाफट। यहाँ पर कौन होगा, जैसे यहाँ पर लगा दिया NH2, इसके पास क्या होगी LP, ये अपनी LP इसको देगा, तो ये बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे,
एक बार बना के प्रैक्टिस कर लेना, ये आएगी जरूर, ध्यान रखना, कोई ना कोई अनसर्टेन क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, और यहाँ पर बंद हो जाएंगे 2 NH2। इतना बना दिया, बाद में तो कंटिन्यू चलता रहना है, यहाँ प्लस लगा देना क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अभी आगे से आगे चलता रहेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, ये बंद के इलेक्ट्रॉन, यहाँ बंद के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर डबल वन NH2, N पे क्या होगा प्लस, ये रखना पड़ेगी। अगले स्टेप में इस बंद के एक एक घुमाते रहना बस, और ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ देखना, ये माइनस हमेशा एक छोड़कर एक गति करेगा। ठीक है, याद रखना। ये बेंजीन यहाँ पर क्या जाएगा बंद, तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वही NH2 इस पे प्लस, और लास्ट वाली सर्च में देखी जाए पहली बार सेम होगी। ठीक है, खाली बंद का क्रम चेंज हो जाएगा। अगले स्टेप में इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, और ये जो डबल बंद है उस बंद के इलेक्ट्रॉन NH2 को वापस मिल जाएंगे। क्लियर। ऐसे एक और बनाना। ठीक है, देखना वो कैसी बनेगी, इधर बना देता हूँ, ये लो, ये बंद याद आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2 LP कंप्लीट। ये एनिलीन के बना दी सर्चना। 16% हो गया, क्या बात है, 16 हुआ नहीं है, 16 तो अथवा वाला और करना है इसका। ठीक है, पर्सन बहुत बढ़िया है, ये पर्सन भयंकर है, ऐसे पर्सन आए तो हालत खराब होती है लोगों की। एक एरोमेटिक यौगिक ए, तो आपने लिख दिया एक एरोमेटिक यौगिक को ए है। ठीक है, जलीय अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है, यानी किसके साथ अभिक्रिया करता है NH3, वो भी कैसा जलीय, जलीय के लेना नहीं, यहाँ पर NH3 अभिक्रिया करने देना। तो जलीय अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है, या उसके साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है। ठीक है, ये लो बी बन गया, क्या बनाया बी, जो कि Br2 और KOH, यहाँ पर क्या लिखना है Br2 प्लस KOH, Br2 और KOH कहाँ गया, हाँ Br2 और KOH से अभिक्रिया के साथ या उसके साथ गर्म करने पर अणु सूत्र C6H7N, बहुत बढ़िया पर्सन है, C6H7N, यहाँ पर एक ऐसा यौगिक बनाता है जिसका अणु सूत्र ये है। ठीक है, वाला यौगिक C बनाता है। अच्छा, ये यौगिक C मान लिया इसको, ये लो, ये C है, ये B है, और ये A बनाता है। तो आपको A, B और C तीनों का IUPAC नाम पूछे और इनकी संरचना पूछिए, बहुत सिंपल अभिक्रिया, वहाँ से शुरू करनी है इसको। ठीक है, पीछे से ऐसा आ जाए, ये बनता है तो पीछे शुरू करो। अब आप सोचो, यहाँ पर ये जो यौगिक है, ये ऐसा फॉर्मूला आपने कभी देखा C6H5 हो तो कहाँ से बेंजीन बन जाएगी, तो बेंजीन बना दो, ये C6H5 क्या बन गई बेंजीन। अब आप सोचो H5 2H बाकी रह गए, 2H इसको N को दे दो, क्या बन जाएगा NH2, यानी ये कोई भारी काम नहीं है, एनिलीन ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो C6H7N मतलब क्या होता है एनिलीन। ये जो एनिलीन है वो किससे बनता है, ये Br2 और KOH आपने अगर अभिक्रिया पढ़ी हो जिसका नाम हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से बना है। ठीक है ना, कौन सा हॉफमैन ब्रोमाइड, और उसमें एक खास बात ये होती है, उसमें एक कार्बन ज़्यादा होता है, एक कार्बन क्या होता है अधिक, एक कार्बन पूरा C हट जाता है। तो यहाँ पर ये जो यौगिक होगा 100% B वाला क्या होगा, यहाँ पर होगा C डबल बॉन्ड O या CONH2, इसको बोलते हैं बेंजीमाइड। क्या बोलते हैं बेंजीमाइड, एमाइड में से C हट जाता है, याद रखना। आप में ब्रोमाइड अभिक्रिया हटता हुआ ना C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होता है Br2 और KOH, ये रटा होना चाहिए कि Br2 और KOH जो है वो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में काम आता है, और हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में C उड़ता है, तो C उड़ जाएगा, पीछे NH2 रह जाएगा। तो ये जो यौगिक होगा भी, ठीक है, इसका नाम है बेंजीमाइड, बेंजीमाइड या बेंज एमाइड भी कह सकते हो, बेंज एमाइड। ठीक है, अब आपको पर्सन टारगेट है कि बेंजीमाइड बनाओगे किससे, किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराओगे, ये बनेगा। तो यहाँ पर आपको यूज करना बेंजोइक अम्ल, कौन सा अम्ल बेंजोइक अम्ल, यहाँ पर होगा C डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया आपको करानी NH3 से, वो भी चलिए। तो यहाँ से क्या हटाओगे OH, और यहाँ से हटा दो H और OH मिलकर जल बना देंगे, H और OH, पीछे क्या रहेगा CO, और यहाँ पर रहेगा NH2, दोनों जोड़ दो, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल या बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इसका राइट आंसर होगा भाई। ये पर्सन सबसे हार्ड पर्सन कह सकते हो आप, क्योंकि ये यहाँ पर कोई समझ नहीं पाएगा तो ये अभिक्रिया पूरी हो नहीं पाएगी। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ अभिक्रिया हुई कैसे, वैसे इसको समझना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ रटी हुई होनी चाहिए। फिर भी समझाता हूँ थोड़ा, देखो इधर ये भी कैसे, पहले किस समझता है, ये तो सिंपल है, ये तो आपको समझ आ गया, H यहाँ से OH यहाँ से, इसको बढ़िया लिख दूँ मैं NH2 और क्या लिख सकते हो H, तो यहाँ से OH और H को हटा दूँ। ठीक है, H2 गायब, माइनस का H2, NH2 अगर जुड़ जाएगा, ये बन गया एमीन, मतलब सॉरी एमाइड। इस एमाइड से क्या बनाना है एमीन, ये एक एमीन है, ध्यान रखना, इसको बेंजीन एमीन कह सकते हैं। ये बेंजीन एमीन लिखो, बेंजीन एमीन को एक बेंजीन एमीन, तो ये जो बेंजीन एमीन है, तो याद रखना एमाइड से एमीन, ये भी शायद वो पर्सन होता है वस्तुनिष्ठ पर्सन, उसमें दे रखा इसी पेपर में, पता नहीं कहीं पे देखा था मैंने। एमाइड से एमीन कौन से विक्रिया द्वारा बनाया जाता है,
तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, नाम क्या इसका, हॉफमान लिखो, हॉफमैन लिखो, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो उसके द्वारा एमाइड को किसमें बदला जाता है, एमीन में बदला जाता है। ये तो आपको याद रखना, क्लियर। ये अभिक्रिया थी। अब इसको समझा देता हूँ हुई कैसे, वैसे आपको समझने की जरूरत नहीं इसमें, ये वाले समझ लेता कैसे हुई। ये CONH2, इसकी भी आपको करानी Br2 से, Br डैश Br, इसको बोलते हैं Br2। NaOH इसमें होता है 4 बार, NaOH लिखो KOH लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है इसमें से, सबसे पहले 2H2 हटा दो, ठीक है, ये लो H2O, यहाँ पर भी H2O, कितने H2 उठ गए, 2, याद रखना, देखते रहना एकदम सही सही दिखाई देना चाहिए आपको, ठीक है। 2 हटा दो KBr, 2 K और 2 Br, क्या बना देंगे, 2 KBr। अगर Na होता NaBr बनता, K हो तो KBr बन जाएगा। अब आप चेक करो पोटेशियम कितने हैं, तो सर 2 ऑक्सीजन भी बाकी है, एक और एक 2, K2CO कितने हैं, 1 2 टोटल कितने हो 3, तो इस पूरे को गायब कर दो यहाँ से, इसलिए मैंने वहाँ से C उठाया था, समझ आया। ये CO और ये दोनों क्या, CO और K2CO कितने हैं 3, K2CO3, तो उत्पाद क्या बनेगा, एक तो ये बेंजीन रह जाएगी, बेंजीन पे सीधा कौन जुड़ जाएगा, NH2। तो अगर एमाइड को सीधा किसमें बदलना हो, एमीन में, अगर CONH2 उसको एमाइड कहते हैं, इसमें से एमीन अलग करना हो तो आपको इससे अभिक्रिया करानी, Br2 और KOH NaOH से, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। निम्नीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कार्बन कम होता है उसमें, ध्यान रखना, ये CO पूरा हट जाता है। 2 क्या बनाएंगे KBr, ठीक है, 2 क्या बनाएंगे H2O, और एक क्या बनेगा K2CO3, ये उत्पाद बनेगा भाई, ठीक है। ये अभिक्रिया ऐसे होती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, ईंधन सेल का नामांकित चित्र बनाइए और इस पर होने वाली अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न, ईंधन सेल का नामांकित चित्र बनाइए। ये आप बना सकते हो, किताब में देखना सीधे सीधे मिल जाएगा। इस पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए, ये भी आप समझ सकते हो। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक परिघटना है, तो इसमें आपको पहले संक्षारण का थोड़ा सा चित्र वगैरह बनाना है और उसमें जो अभिक्रिया लिखनी है वो लिखनी जरूरी है। यानी विद्युत रासायनिक प्रक्रिया मतलब उसमें आपको एनोड कैथोड वगैरह बता के अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, तब ये आपके काम होगा। और ये आपको लिखा जा चुका है, उसको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। इस चैप्टर में से 1% चित्र का जरूर रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ईंधन सेल रट लेना भयंकर तरीके से। लास्ट प्रश्न 18वां पढ़ लेते क्योंकि इस टाइम वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। 18% पढ़ते हैं, ईंधन सेल वाला वगैरह आप देख लेना, ठीक है। सिंपल है, वैसे भी तबारी नहीं है, लेकिन उसको रटना जरूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18वां बहुत बढ़िया प्रश्न है, अभिक्रिया वाला है, ठीक है। इसमें पहली अ नाम की अभिक्रिया या पहली अभिक्रिया दे रखी है 2CH3CHO, ठीक है। यहाँ पे लिखा डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। तो ये देखते हैं आपको इतना समझ आना चाहिए, ये एल्डोल संघनन नाम की अभिक्रिया है, ठीक है। डाइल्यूट NaOH उसी में काम आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये दो अणु देखते हैं, ये भी समझाना चाहिए, ये दो अणु आपस में जोड़ दें, एल्डोल संघनन नाम की अभिक्रिया। और यहाँ पर बनता है मान लो X, ठीक है। उस X में से आपको करना है जल का निष्कासन, यानी माइनस का H2O, तो बनेगा Y। अब आपको पहचान करनी X और Y की, और उनके IUPAC नाम भी लिखना है। बहुत भारी प्रश्न है भाई, लेकिन अपन करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले तो ये अभिक्रिया होती कैसे, मैं लिख के समझा देता हूँ। ये CH3CH और यहाँ पर डबल बंद क्या है O, एक ही बात है, एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, एथेनॉल या एसिड एल्डिहाइड कह सकते हो। इसकी अभिक्रिया आपको करानी डाइल्यूट NaOH से, दो अणु हैं, कितने अणु हैं, 2। इसकी अभिक्रिया इसी जैसे दूसरे अणु से कराते हैं, CH3, ये CH3 बाद में CHO। अब आप चेक करो इस CH3 को CH2 और H लिख सकते हैं, तो हाँ लिखो, बोले क्या फर्क पड़ता है। ये CH3 CH2 और H लिख दिया। अब इन दोनों की अभिक्रिया करानी है, किसकी उपस्थिति में, वही डाइल्यूट NaOH। तो देखो होता क्या है, ये वाला जो बंद है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये वाला बंद यहाँ शिफ्ट हो जाता है, क्लियर। यानी कि ये जो डबल बंद है वो हट जाएगा, यहाँ पर O के साथ कौन आगे जुड़ जाएगा, H, और ये वाला बंद गायब हो जाएगा, तो ये CH2 इससे जुड़ जाएगा। देखो उत्पाद में इधर बना उसको नहीं, ठीक है, अपना कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये क्या लगा दिया, डाइल्यूट NaOH। अब यहाँ पे क्या बढ़ेगा, CH3 का CH3, CH का CH। अब यहाँ पर एक बंद आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में बंद बनाना है, ठीक है, बंद बना दिया। यहाँ पर क्या रह जाएगा CH2 और उधर कौन रह जाएगा CHO, क्लियर है। और ये जो H है बंद पूरा गायब हो जाएगा, ये बंद यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर O के साथ कौन हो जाएगा, OH हो जाएगा। किसी की संयोजन कोई चेंज नहीं होगा, एक तरफ से बंद जा रहा है, दूसरी तरफ से बंद आ रहा है वापस,
तो ये यौगिक बनेगा। अब आपको इसका नाम भी पूछा है, ये यौगिक होगा आपका एक्स। क्लियर, इसका नाम कैसे लिखो, 1 2 3 4। 3 पे हाइड्रोक्सी, OH जब श्रृंखला के साइड में आते तो समझाना मेन क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है और ये प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी के रूप में इसका नाम हाइड्रोक्सी लिखते हैं, ध्यान रखना। तो नाम होगा इसका 3 हाइड्रोक्सी। क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी। और कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 के लिए था ब्यूटेन, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एल, ब्यूटेन प्लस एल क्या पड़ेगा, ब्यूटेन एल, क्योंकि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या आता एल, एल्डिहाइड के लिए एल आता है, ब्यूटेन प्लस एल बनेगा ब्यूटेन एल। तो ये इसका नाम होगा। तो एक्स यौगिक का नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, और ये इसकी संरचना होगी। उसके बाद में अब आपको बनाना वाई। वाई बनाने के लिए इसमें से जल को हटाना, माइनस का H2। H2 कैसे हटेगा, यहाँ से OH और इस अल्फा कार्बन से, ये जो पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, यहाँ से हटाना H, तो OH और H हटा दो तो H2 हट जाएगा, बाकी वाला को जोड़ दो, CH3 का CH3, CH का CH, एक बंद इसका खाली होगा, एक बंद इसका, तो यहाँ पर बंद हो जाएगा 2 बंद, तो यहाँ पर डबल बंद बना दो। एक H हटाना है तो पीछे क्या रह जाएगा CH, और यहाँ पर कौन होगा CHO, ये आपके उत्पाद होगा। क्लियर, 1 2 3 4, यहाँ से OH हटा और यहाँ से कौन हटा H, तो पीछे CH रह जाएगा, और जब भी दोनों से एक एक हटा है तो डबल बंद आ जाता है। तो यहाँ पर 4 कार्बन है भाई, तो पहले लगाओगे ब्यूट, बाद में 2 पे इन है, 2 और 3 के बीच में डबल बंद है तो इसको बोलते हैं इन, एल्कीन, ठीक है, ब्यूट 2 इन। और 1 पे क्या है एल, 1 पे एल, एल मतलब एल्डिहाइड है, तो ब्यूट 2 इन 1 एल, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ब्यूट 2 इन एल, ऐसे भी लिखते हैं काफ़ी बार इसको, ब्यूट 2 इन एल, इन प्लस एल इन एल, ऐसे याद रखना। तो ये आपकी अभिक्रिया हो गया 18वें का पहला प्रश्न अ, ठीक है, और नाम भी लिखा दिया, सर बना दी, ठीक है। नेक्स्ट 18वें का जो ब दे रखा है वो दे रखा आपके वोल्फ किस्नर अपचयन पर टिप्पणी लिखिए। किस पर, वोल्फ किस्नर अपचयन पर आपको लिखनी टिप्पणी, टिप्पणी करनी भाई। देखो अभी लिखते हैं वोल्फ किस्नर अपचयन क्या होता है। वोल्फ किस्नर अपचयन टिप्पणी में लिखने वाला नहीं, भले सजा इसको मैं खाली अभिक्रिया समझाऊंगा, याद रखना। देखो पहले इसमें अभिक्रिया किसकी कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, तो ये अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन की, किसकी है, एल्डिहाइड और कीटोन, उनमें एक समूह था जिसका नाम है कार्बोनिल, याद रखना। इस समूह नाम क्या है, कार्बोनिल। एल्डिहाइड है तो भी दर्शाएगा, कीटोन है तो भी दर्शाएगा, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं पहले हाइड्राजीन से, किसे कराते हैं, एक यौगिक है जिसका नाम हाइड्राजीन या हाइड्रेजीन, हाइड्राजीन। क्लियर, इसका फॉर्मूला होता है NH2, इसको बोलता है हाइड्राजीन। क्या फॉर्मूला होता है, NH2। तब बात सोचो, यहाँ से हटाओ O और यहाँ से हटाओ 2H, ठीक है। O और 2H मिलकर क्या बनाता है, तो अक्सर H2 बनाता है, क्या बनाता है H2, तो H2 हट जाएगा और ये N आकर जुड़ जाएगा, कितने बंद से, 2 बंद से। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन का कार्बन डबल बंद कौन आ जाएगा N, इस N पे ये H2 चले गए, 2H और O, पीछे क्या बचेगा NH2, ये NH2 रखा दो N2, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सिम, ऑक्सिम बोलते क्या, नहीं, वो हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजीन है, हाइड्राजोन बनेगा, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। तो अपने ये जो बना है कार्बन यौगिक से, इसकी अभिक्रिया वापिस आपको करनी है, इसको गर्म करना आपको, वो भी KOH की उपस्थिति में, किसकी, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में इसको गर्म कर दो। जैसे आप गर्म करोगे तो इसमें से गर्म करने पर एक गैस उड़ जाएगी जिसका नाम क्या होता है NH2, और ये यहाँ पर यौगिक ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर CH2 सीधा बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये हाइड्रोकार्बन, ये क्या है हाइड्रोकार्बन, या फिर आप इसको बोल सकते हो एल्केन, क्योंकि सारे बंद सिंगल बंद होंगे तो एल्केन बनेगा। तो इस प्रकार आपको याद रखना। अब लिखोगे कैसे, टिप्पणी करनी है तो टिप्पणी लिखना पड़ेगा। कार्बोनिल यौगिक अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बन यौगिक अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हाइड्राजीन से कराने पर, किससे, हाइड्राजीन से कराने पर जल के निष्कासन द्वारा हाइड्रोजोन बनता, क्या बनता, हाइड्राजोन, हाइड्राजोन बनता है। और हाइड्राजोन को KOH की उपस्थिति में गर्म करने पर इसमें से कौन, नाइट्रोजन गैस उड़ जाती है, N2 अलग हो जाती है और हाइड्रोकार्बन या एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को वोल्फ किस्नर अपचयन कहते हैं। और ये इतने आपको लिख देना, कोई भी एल्डिहाइड यूज कर सकते हो, कोई भी कीटोन यूज कर सकते हो, ये मैंने कॉमन अभिक्रिया लिखी, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया जो है वो अथवा वाली है, 18वां का प्रश्न, ठीक है। दूसरा अथवा में पहला है उपरोक्त तो अनुक्रम में एक्स और वाई के रासायनिक सूत्र लिखिए, उनके IUPAC नाम लिखिए। अच्छा, क्रम दे रखा है CH3 CHO, ये एक प्रकार और CHO नहीं है, CH3 बाम कौन है, MgBr, मगजी MgBr। क्लियर, इसकी आपको अभिक्रिया करानी CO2 से, किससे, CO2 से, तो आपको मिलेगा
किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये शुष्क ईथर और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा X। क्लियर? इस X का आपको करना जल अपठन, वो भी अम्लीय, H3O प्लस, H3O प्लस लिखो या H2 लिखो, कोई फर्क नहीं होता है, जल को जोड़ने रखना। और यहाँ पर बनेगा भाई वही बात है, X और Y की क्या करनी है? पहचान करनी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपके X और Y की पहचान अभी करते हैं, 1 मिनट को। ठीक है, सबसे पहले इसके भी लेकर आओगे, ये ग्रीनियर विक्रमक याद रखना। कौन सा यार? ग्रीनियर। कैसे लिखते ग्रीनियर? ग्रीनियर अभिकर्मक। क्लियर? और ये जो है इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। याद रखना, बर्फ का फॉर्मूला H2 होता है, शुष्क बर्फ का CO2 याद रखना, और भारी जल का D2O। और बाद में इसका यहाँ पर करना जल अपठन। तो X और Y की पहचान करनी है। तो ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया शुष्क बर्फ से यानी CO2 से कराने पर एक यौगिक बनेगा, यौगोत्पाद प्राप्त होता है, जिसका जल अपठन करने पर क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटोन बनते होंगे, या कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा शायद, चेक करता भी। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया। ठीक है, देखो इधर ये CH3 का CH3, Mg का Mg और Br का Br, इसकी अभिक्रिया CO2 से। अब देखो CO2 को कैसे लिख रहा हूँ मैं? C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकता है? तो भले लिखो, क्या पड़ता है? CO2 ये डबल बॉन्ड O ऐसे होता है। अब समझो, इसमें जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो Mg वाला है MgBr, ये होगा पूरा कैसा? धातु पे प्लस होता है, कार्बन पे कैसा आएगा? माइनस, डेल माइनस, इस पे डेल प्लस। क्लियर? कार्बन पे यहाँ पर कैसा होगा? तो अक्सर प्लस होगा। हाँ, और ऑक्सीजन पे कैसा होता है? माइनस। क्लियर? याद रखना, उच्च विद्युत ऋणी पे माइनस, कम विद्युत ऋणी पे प्लस। यहाँ पर उच्च विद्युत धनी है इसलिए प्लस, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? प्लस को माइनस पे, माइनस को प्लस पे जोड़ना है। तो ये जो MgBr है, इसको ये प्लस है, इसको इस माइनस पे लाके जोड़ दो। क्लियर? और ये जो CH3 है, इस CH3 को इस कार्बन पे लाके जोड़ दो। तो एक बंद कम करना पड़ेगा, क्योंकि डबल बंद है ना, तो एक बंद हट जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, इधर जुड़ जाएगा CH3 किससे? कार्बन से। ठीक है, इस डबल बॉन्ड O को चेंज नहीं करना, ये सेम टू सेम रहेगा। इस O पे दो बंद में से एक बंद कम हो जाएगा, और O पे कौन जुड़ जाएगा? MgBr, ये MgBr। अब आपको इसका क्या करना है? जल अपठन। तो ये आपका X होगा। क्लियर? और यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर अच्छा जल अपठन करना है, H3O प्लस जल अपठन करोगे, मतलब इसमें H2 जोड़ना है। तो एक तरफ आप रख दो H और एक तरफ रख दो OH, ये हो जाएगा अलग। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O तो था ही, एक OH और आ जाएगा CH3COH, और प्लस में क्या बनेगा? Mg, एक तो Br था ही, एक नया कौन आ गया? OH आ जाएगा। यहाँ पर O और H मिलकर OH बना देंगे। तो ये आपका लास्ट उत्पाद होगा, फाइनल प्रोडक्ट। इसका नाम एसिटिक अम्ल, ये इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। अब इसका नाम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल, या इसको बोल सकते हैं एसिटिक अम्ल। IUPAC नाम पूछा था, एथेनोइक लिखना आपको, एसिटिक अम्ल ये भी लिख सकते हो, CH3COH का। ठीक है, और ये जो है इसका नाम आप लिखना चाहो X का नाम, तो ये Y है। ठीक है, और ये जो है X है, इसका नाम होगा, इसको बोलते हैं एसीटेट CH3CO, और ये मैग्नीशियम और ये ब्रोमाइड। ठीक है, तो आपको एसिटिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोल सकते हो, या फिर आपको इसका लिखना है ब्रोमो मैग्नीशियम एसीटेट, ब्रोमो मैग्नीशियम एसीटेट। क्लियर? इतना याद रखना। तो ये थी आपकी अभिक्रिया, और लास्ट एक प्रश्न और है, वो अपन पूरा कर लेता भी है ना। लास्ट क्वेश्चन जो है इस पेपर का वो ये है कि क्लीमेंसन अपचयन पर टिप्पणी लिखी है, छोटा। ठीक है, कौन सा? क्लीमेंसन, क्लीमेंसन। ठीक है, ये क्लीमेंसन अभिक्रिया, ये क्लीमेंसन अपचयन लिखा है, क्लीमेंसन अपचयन होता है ना भाई, अभिक्रिया भी आ सकता है, ध्यान रखना। क्लीमेंसन अपचयन, इस पर क्या करनी है? टिप्पणी करनी है अपने को। वही अभिक्रिया समझ लेना, सेम वॉल्फ किसने अपचयन टाइप की है, एक में वॉल्फ किसने दे दिया, एक में क्लीमेंसन दे दिया। पहले समझो इधर, वही कार्बन यौगिक यूज करना है, कार्बन यौगिक मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, इसकी अभिक्रिया उसमें कराई थी हाइड्रोजन से वॉल्फ किस्नर में। इसमें आपको इसका अपचयन करना है ZnHg, ZnHg जिंक अमलगम बोलते हैं इसको, ZnHg और कंसंट्रेट HCl या प्लस में HCl लिखा मिल सकता है। ZnHg जिंक अमलगम और धातु का मतलब ये धातु अमलगम, और ये HCl, HCl मतलब क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके मिश्रण के साथ में इसका करना अपचयन। अपचयन ऐसे होगा, देखो इधर 4 हाइड्रोजन जोड़ने, बस ये एक स्टेप में सीधी अभिक्रिया। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 प्लस में लिखना चाहो तो H2। तो इतनी अभिक्रिया है, इसका बोलते हैं क्लीमेंसन अपचयन। तो आपको इतना लिखना है एल्डिहाइड और कीटोन अर्थात कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन ZnHg और HCl की उपस्थिति में करने पर
हाइड्रोकार्बन या एल्केन बनते हैं, इसे क्लीमेंसन ऑफ चेन कहते हैं, क्लीमेंसन ऑफ चेन कहता है। और ये आप छाप देना ऐसा बस, इतनी बिक्री खाली, ठीक है। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, बढ़िया पेपर देना। किसी को कोई डाउट हो और कमेंट कर देना। धन्यवाद।